यार ये जो मानव है यार, इस मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लैंड को जिसका नाम है हॉन्टेड वर्ल्ड, जो कि उसका आउटर साइड में ईच पे देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वेस्ट लैंड पे, जहाँ पे एक बंदा भाग रहा होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बीस्ट उसके पीछे पड़ा होता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं एक बाउंडर का अटैक है, उसको जाके लगता है एक सोल कर्स अटैक, जिससे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। और ये अटैक एक लड़के ने किया होता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। हम एक कहता है कि ये तो एक सिंगल ब्लॉक के लिए भी वर्थ ही नहीं था, हाउ वीक। एक तीसरे लेवल का क्यूआई ट्रेनिंग रिलम का बंदा, ये तुम्हारे काम की जगह नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर मेरा नाम जांग सेंग है, मैं तो वैसे एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ। एक्सीडेंटली मैं इस फॉर्बिडन लैंड के अंदर आ गया। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या पता फ्यूचर में मैं आपकी मदद कर दूँ ऐसा हमारे एहसान उतारने के लिए। उधर मेरा नाम है लुओ टियांग। वो था लुओ टियांग, लुओ सरनेम। क्या ये लुओ फैमिली का बेटा है जो कि क्लाउड माउंटेन किंगडम से बिलोंग करता है? ये ब्रेथ बस अभी सेकंड लेयर क्यूआई रिफाइनिंग पे है, पर लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा एरोगेंस है, लगता है ये अपने फैमिली के ट्रेजर के ऊपर डिपेंड है। ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इसे कैप्चर करने के बाद ये पूरी गोस्ट वेलिंग मेरे राज चलेगा। इसे मारने के बाद हर तरफ मेरा होगा, इसका पूरा खजाना वगैरह सब मेरा। मैं जांग, ये सब ट्रेजर अब मेरा है। ये लो बच्चे। और उसके ऊपर अपने सिल्वर नीडल से अटैक करता है, पर मेगेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस सिल्वर नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ पे इतना भरोसा है कि तुम मुझे हरा सको। और उसके ऊपर अपनी विलियम ब्लेड से अटैक करता है और उसके वहां पर कच्चे उड़ा देता है। वो कहता है कि कोई भी कल्टीवेटर जिसमें थोड़ा सा भी घमंड हो पर सर्वाइविंग की कोई होप ना हो, वो आया मुझसे फाइट करने। ये तो एक सिंगल ब्लो का भी नहीं था, हाउ वीक। जबकि मैं अब सेकंड लेवल प्रैक्टिसर हूँ, तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं एक थर्ड लेवल के कल्टीवेटर को बड़े आराम से हरा सकता हूँ। पर लेकिन ये अभी भी मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम मुझसे मिले। हे ओल्ड मैन, तुम कब तक वहां चुपके ये सब कुछ देखते रहोगे यार? अब बाहर आओ। हो तुम अब तक इतने बूढ़े नहीं हुए हो, पर लेकिन तुम में गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं देख सकता हूँ, भले चाहे अभी तुम सेकंड क्यूआई ट्रेनिंग पर हो, पर लेकिन तुम्हारी जो पावर है, कॉम्बैट पावर, वो इक्वली है 7th क्यूआई रियलम के बंदे के बराबर। तुम अपनी पावर से भी ऊपर लेवल पे जा सकते हो। और यहाँ तक कि तुम्हारे सोल फॉर्मेशंस वो तो और भी अलग लेवल पे है। तुम एक वो बंदे हो जिसमें प्राउड और बाकी क्या बोलते हैं एरोगेंस सबसे कूट फूट की भरी है। तुम्हारा ईगो ही तुम्हें ताकतवर बनाता है। ये लो। और उसे एक रुमाली देता है। वो कहता है कि जाओ, वापस जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करिए, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, किंग सिटी में वापस जाओ। होता मैं जानता हूँ, मैं खुद इस जगह से अब जाने के लिए बहुत बेशक हूँ। होता तो ठीक है, जाना है आखिरकार, तू यहाँ से जा। और वो चला जाता है। वो कहता बच्चा लुओ टियांग, इसके पास एक्सीलेंट इनलाइटमेंट है। 3 साल पहले ये एक एकदम यूजलेस लड़का था, पर लेकिन आज देखो ये एक 7th क्यूआई लेवल के बराबर का बंदा है। इसकी फिजिकल और मेंटली नेचर ने सच में इसे बहुत ऑर्डिनरी लोगों से भी बियॉन्ड बना दिया है। मुझे डर है कि इसका फ्यूचर में हुआंग सिटी बहुत ज्यादा अलग तरीके से जाएगी, कि फ्यूचर में इस पूरे कॉन्टिनेंट, इस ड्रैगन कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि एक चूजन वन आने वाला है। द ग्रेट सिटी, किंग सिटी। मैं आ रहा हूँ। वो लोग जिन्होंने मुझे शुरुआत में परेशान किया था, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी किंग सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो होटल में होता है कि कैसे हो। वो कहते हैं हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, 3 साल हो गए, फाइनली आप आ ही गए। होते सर हम भी यहाँ सर्व करने आ गए। होता हाँ टेंशन मत लो, अब मैं कोई यहाँ पे इतने ज़्यादा समय तक नहीं रुकूंगा। तभी कोई आता है कि देखो यहाँ कौन आया है। वो कहता है कि एक लूजर लुओ फैमिली का जनरल लुओ ने सच में एक बेकार बेटा पैदा किया है, एक सेकंड लेवल क्यूआई रिफाइनिंग का पर्सन। इसके पास बहुत सा ट्रेजर है, पर लेकिन बेकार की बात है, तुम आज भी कचरे हो, कचरे ही रहोगे। होता 3 साल हो गई, तुम भी आज तक बस 3rd क्यूआई रिफाइनिंग पर हो। पर लेकिन देखो 3 साल में तुम्हारी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। लगता है तुम तो अपनी की पे अटक चुके हो। पर अनफॉर्चुनेटली तुम पैदा ही क्यों हुए हो? ये सुन के वो कहता है कि 3 साल पहले यदि तुम्हारी माँ नहीं होती, उसने 3rd प्रिंस के आगे अपने घुटने नहीं टेके होते, तो आज तू यहाँ जिंदा नहीं होता साले। मेरे पास इतनी पावर कि मैं तुझे किल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3rd क्यूआई लेवल पे हूँ। और तुझे देख, तू अभी 2nd क्यूआई लेवल पे है। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मार सकता है। यदि अगर अब तेरी माँ भी आ जाए ना और यहाँ पे मेरे सामने अपनी बेड पे अपने कपड़े भी उतारे ना, तो भी मैं तेरी माँ को भी जान से मार दूं। हम आमिर याद करता है कि उसकी माँ कैसे 3rd प्रिंस के आगे घुटने टेकी थी, गिड़गिड़ाई थी कि उसकी बेटी की जिंदगी प्लीज बक दीजिए, यही है हमारी लुओ फैमिली का ब्लड लाइन, प्लीज। 3rd प्रिंस को दिखाया जाता है। वो कहता है ग्रेट लुओ जो है, जनरल लुओ, वो एक कमाल के वॉरियर है हमारी नेशन के लिए। वो एक पावरफुल है, पर लेकिन मेरे जो फादर हैं वो इस वक्त थोड़े बीमार है। पर लेकिन उनके बिहाफ पे मैं आपकी बेटी की, यानी कि मिसेस लुओ, आपकी बेटी की जिंदगी में बख्श रहा हूँ। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसकी मेडियंस को वो वहाँ पे काट देता है। ये देखिए उसकी माँ घबरा जाती है। वो कहती है मिस लुओ, ये बेटर है कि कम से कम आपके पास आपका एक जिंदा बेटा तो है। वो कहता है कमीने, रुक जा साले। वो कहता है क्या हुआ साले, डर गया क्या? वो कहता है कि मुझे डर है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी इतनी बेकार नहीं है कि मैं तेरे जैसे को हरा सकूं। ये देखिए वहां सभी हंसने लगते हैं। वो कहता है कि लोटियां, मैं कोई 3rd प्रिंस नहीं हूँ जो कि तुझे जिंदा छोड़ देगा। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर मामेट उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है कि ओ हाँ, तू 3rd प्रिंस नहीं है, क्योंकि वो तो एक इडियट है और तू उससे बड़ा महा इडियट है।
ये देख के वो कहता है कि तुमने मेरी फिस्ट को कैसे पकड़ लिया, और मामेट उसकी फिस्ट को वहां तोड़ देता है, उसके हाथ को तोड़ देता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो कहता है क्या हुआ यार मिस्टर युआन, लगता है कि आपके हाथ तो किसी लड़की के हाथ से भी ज्यादा कमजोर हैं। वो कहता है ये दुखा, तू कमीने, तुम मरने की अपनी चाह रखता है, तुम लोग देख क्या रहे हो, इसने तुम्हारे यंग मास्टर को मारा है, मेरा बदला लो। वो कहता हाँ हम अपने यंग मास्टर का बदला लेंगे कमीने। और वो लोग मामे की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि ये स्ट्रेंथ भी काफी नहीं है, और मामेंडा बस अपने पाव को रिलीज करता है और उन सबको हरा देता है और उसके गिरबान से पकड़ता है। मुझे मेरा भाई वुकोंग, वो टॉप 10 जीनियस में आता है हमारे इस किंगडम के अंदर। वो 9th स्टेज क्यूआई रिफाइनिंग मास्टर है। तेरी इतनी हिम्मत है कि मुझे छूस के, याद रखना उसके सपोर्ट में 3rd प्रिंस भी है, वो भी तुझे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है सही कहा, मुझे वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो बस जाके अपने भाई को जाके कंप्लेंट कर, जा यहाँ से। और उसके हाथ पैर तोड़ देता है कि चलो चलते हैं, अब समय आ गया मुझे अपनी पावर दिखाने का। 3rd प्रिंस युआंग फैमिली। हम देखते हैं लुआ मेंशन के अंदर, जहाँ पे अमामेट अपने आप को कल्टीवेट करा रहा होता है, और अमामेट क्यूआई की प्रैक्टिसिंग करते करते कहता है कि ये जो मेथड है ये दूसरे आमतौर पे जो कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं उनके मेथड से भी ज़्यादा अलग है। आमतौर पे कल्टीवेटर क्यूआई को अपने मेडियंस के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे अपने मेडियंस को अपनी पावर को बढ़ाते हैं, पर लेकिन ये मेथड उनसे भी ज़्यादा डिफरेंट है। इंटायर युआंग शेंग किंगडम, यहाँ तक कि हिडन ड्रैगन कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ तक पहुंचे। इंसानी बॉडी के अंदर 720 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, जिनमें से 612 ऑर्डिनरी होते हैं और 108 जो होते हैं वो मेजर एक्यूपेंचर होते हैं। पहले अगर हमें कल्टीवेटर बनना है तो हमें सबसे पहले अपने ऑर्डिनरी एक्यूपेंचर्स को रिफाइन करना होगा, उसके बाद है हमें अपने मेजर एक्यूपेंचर्स को रिफाइन करना होगा और अपने मीडियम्स के अंदर पावर को फ्लो करना होगा। मेरे इस वक्त बॉडी के अंदर एक इंसान से भी ज्यादा, एक बीस्ट से भी ज्यादा पावर मेरे शरीर के अंदर काउंट कर रही है, पर लेकिन एक्यूपेंचर्स को ओपन करते समय जो दर्द होता है वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, मतलब कि क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करने से भी 100 गुना ज्यादा दर्द होता है, और उससे भी ज्यादा एक्यूपेंचर पॉइंट करते समय, ओपन करते समय अपनी पावर को कंसंट्रेट करना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। और मैंने कहा था कि 5 साल लगेंगे एक अच्छे फिजिक वाले, एक अच्छी क्वालिटी वाले एक एक्यूपेंचर को ओपन करने में, पर लेकिन ओनली अगर हमने फर्स्ट एक्यूपेंचर को ओपन कर लिया तो हमें एक अनगिनत पावर मिलेगी। पर लेकिन मैंने मेजर एक्यूपेंचर्स को बड़े आसानी से रिफाइन कर लिया, थैंक्स टू दिस ट्रेजर, जिसने मेरी फिजिक्स को चेंज कर दिया। वो जो जहाँ मैं था वहाँ पे एक टॉम थी, और उस टॉम का ओनर जो था वो एक पावरफुल सुप्रीम गॉड था, जिसके मरने के बाद बीस्ट भी उसके पास जाने से डरते थे। वो इतना पावरफुल था, मरने के बावजूद भी उसकी एक कॉन्शियसनेस जो सोल क्रिस्टल थी वो मेरे शरीर के अंदर आके घुस गई, जिसने मुझे इतनी डार्क लेवल की पावर दी, जिसके कारण मैं इतना पावरफुल बना। उस ओल्ड मैन को भी इस ब्लैक क्रिस्टल का ओरिजिन नहीं पता। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से उस जगह पे जाना होगा, उस टॉम को फिर से विजिट करने के लिए। पर लेकिन कहते हैं वहाँ बहुत सारा ट्रेजर, बहुत सारी चीजें हैं, पर लेकिन एक स्लो कल्टीवेटर और एक लो लेवल कल्टीवेटर अगर वहाँ जाए तो उसके बचने के जिंदा चांसेस 0.1% होते हैं। मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को इंक्रीज करना होगा। हम देते हैं 3rd प्रिंस के पैलेस में, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने सुना वो लूजर लुओ फैमिली का वो वापस आ चुका है। उधर की माय लॉर्ड, मैं अपने छोटे भाई के डिसिप्लिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, योर हाइनेस प्लीज आप चिंता मत कीजिए। हम देते हैं ये होता है मार्क्यूस का बेटा वुकोंग। उधर सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है। डैड जो है वो तो मतलब की बीमार पड़े हैं, मैं सेरेमनी को टेक ओवर करूंगा। उधर ठीक है योर मैजेस्टी, मैं समझ गया। शुगोन की गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर सबसे ज्यादा रिले रहती है, और यहाँ तक कि वो मैजेस्टी आपको सीरियस भी नहीं लेती है। क्यों ना कैसा रहेगा इस सेरेमनी के अंदर मुझे आप लुओ टियांग के साथ एक अच्छी फाइट क्यों ना करने दे, इससे हम सेलिब्रेशन को और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। लुओ फैमिली की पूरी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद मेरा जो करज है वो खत्म हो जाएगा एक बार यदि मैं अरीना में उतरा। उधर तुम जाओ, इसके बारे में मैं सोचूंगा। उधर ठीक है माय लॉर्ड। उधर भाई क्या हुआ, 3rd प्रिंस ने क्या कहा, हम लुओ पूरी इंटायर लुओ फैमिली को तबाह कर देंगे ना, उसका मिनी को मार देंगे ना। आपको पता है उसने जब मुझे मारा था उसने आपको और 3rd प्रिंस को कितनी गालियां दी थी। वो कहता कमीने, तुझे क्या लगता है वो कचरा मेरे सामने खड़ा होने की ताकत भी रखता है, वो बस एक 3rd क्यू, वो से एक 2nd क्यूआई रिफाइनिंग बंदा है, और तू एक 3rd का होने के बावजूद भी तुझे लगता है कि मैं उसे सीरियस नहीं ले सकता। उधर भैया मैं केयरलेस हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। उसने हमारी माँ को इस फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा था एक पल के लिए भी। होता आज नहीं तो कल पूरे इंटायर जुओ फैमिली को, उस जनरल की फैमिली को मैं तबाह कर दूंगा, उसके बाप को, सभी को। तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा इस समय तुम एकदम शांत हो जाओ। उधर ठीक है हमारा मेट अपने घर आता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं अंदर आऊँ। उधर कौन? उधर मैं तुम्हें देखने आया हूँ। उधर भैया मुझे माफ करना, मैं किसी को सही ढंग से देख नहीं पा रही, मेरी इस बीमारी के कारण, ये मेरी गलती है, मेरी प्योर स्पिरिचुअल बॉडी के कारण, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार डाउन में जा रहा है। उधर ऐसे बेकार बातें मत करो, इस जनरल में इस हाउस में होने के कारण ही कोई तुम्हें छू भी नहीं पा रहा, टेंशन मत लो। उधर मुझे पूरा यकीन है इन 3 साल में मैंने आपको बहुत मिस किया। मतलब मेरी बहन एक प्योर स्पिरिचुअल बॉडी के साथ पैदा हुई थी, इसकी बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल पावरफुल ऑरा है, जिसके कारण इसके शरीर के अंदर इन्फिनिटी स्पिरिचुअल पावर अवेक होती रहती है। इसके पास बेस्ट टैलेंट है कल्टीवेशन के लिए, पर लेकिन इसकी कमजोरी है कि सनलाइट में आने के कारण इसके अंदर ये सह नहीं सकती। इसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि ये इसे सह सके, मतलब ये बहुत पावरफुल बनती है। मेरी बहन की बॉडी एक परफेक्ट
स्पिरिचुअल बॉडी है जिसके अंदर कल्टीवेशन की मात्रा भर भर के है, जिसके कारण लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट करती है। लोग इसके लिए ये लोगों के लिए एक परफेक्ट फर्नेस है। उधर इतना टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है। उधर लिया लोट यांग तुम यहाँ आ गए। उधर माँ आई एम सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। उधर तुम मेरे नालायक बेटे, तुमने क्या किया? देखो तुमने वापस आते यहाँ पे ट्रबल खड़ी कर दी है। तुमने उसे वुकोंग के भाई को क्यों मारा? वो यंगेस्ट सन है अपने माँ के उस फैमिली का और उसके ऊपर थर्ड प्रिंस का हाथ है। तुम भूल गए हो क्या 3 साल पहले क्या हुआ था? उधर उसके बारे में बात मत कीजिए, मैं नहीं भूला हूँ, मुझे याद है। 3 साल हो गए हैं, पर लेकिन तुम अभी के बेवकूफ ही हो कि तुम अपनी मम्मी और पापा को इस जवानी के दिनों में ही मरते हुए देखने चाहते हो। उधर माँ यार ऐसी बातें मत करो। उधर माँ मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल की वो सब चीजें मुझे अच्छे से याद है। मैं जानता हूँ हमारे इस देश के अंदर कितने सारे कल्प्रेट लोग रहते हैं, कितने सारे बुरे बुरे काम करते हैं, खासकर वो थर्ड प्रिंस। इन 3 साल के अंदर मेरे अंदर करेज जितना बढ़ चुका है कि मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। आई एम नो लॉन्गर द ट्रैश ऑफ द लुओट यांग फैमिली। 3 साल पहले जो हुआ था उस चीज का बदला लूंगा मैं। आपको, माँ, पिताजी और जनरल की पूरे हाउस को बचाऊंगा। मुझे आप पे यकीन है। ठीक है, इस वक्त मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। उधर ये बच्चा, मुझे इसकी चिंता रहती है। आखिरकार मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर जो चाहता है वो कहता तू कौन है साले, यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो मैं जनरल रेजिडेंस से आया हूँ। मैं हैरान हूँ, मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो तो अच्छा, तो लुओ फैमिली का वो बेकार बच्चा है, तो तू यहाँ क्या लेने आया है? What do you mean? ये 4C मार्शल आर्ट पवेलियन है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के लिए बनाया गया है। तू एक फेमस लूजर है हमारी पूरी कंट्री का, तो यहाँ क्या करने आया है? वो तो मुझे अपने लक को ट्राई करना था। लगता है यहाँ कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग मुझे लुक डाउन कर रहे हैं। वो तो भले ही मैं जनरल का बैठा हूँ तो भी तू मुझे रोकेगा? वो तो हाँ मैं रोकूंगा, क्योंकि तेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं 5th QI रिफाइनिंग पे हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ द रॉयल गार्ड और मैं थर्ड प्रिंस के लिए डायरेक्ट काम करता हूँ। वो तो मैंने कभी इस जैसे कुत्ते के बारे में नहीं सुना। वाह यार, उसके अंदर में कई सारे कुत्ते भी आते हैं। वो तो व्हाट डू यू मीन? और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मीट अपनी पावर को रिलीज करता है, तभी वो कहता है कि रुक जाओ, किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे भाई को अटैक कर रहा है? ब्रदर लुआंग तुम ठीक हो? वही होती है 7th प्रिंसेस। उसके साथ आता है हम देखते हैं 6th प्रिंसेस। वो कहते हैं जूनियर टियांग। कैसे हो यार? मुझे खुशी हो रही है कि तुम वापस आ गए जिंदा, सच में। वो 6th प्रिंस 7th प्रिंसेस, आप लोग यहाँ पे। मैं जब छोटा था मैं इन दोनों के साथ हमेशा खेला करता था। मैंने कभी सोचा नहीं मैं इनसे वापस कभी मिलूंगा क्या। वो तब मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर लेकिन मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ मेंटेनेंस करने आ गई। तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा हेट्रेड में माने जाते हो ब्रदर टियांग। होता है कि मैं जानता हूँ, मैं बस 4th मार्शल आर्ट के अंदर जाना चाहता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे गार्ड ने मुझे रोका। होता साले तेरी इतनी औकात कि तू यहाँ पे इसे रोक रहा है? होता सॉरी योर हाइनेस। अरे यार, मैं महसूस कर सकता था उस समय इसके अंदर जो पावर निकल रही थी वो मुझे प्रेशर लगाई थी। फॉर्चुनेटली अच्छा है कि 7th प्रिंस यहाँ आ गए, अदरवाइज मुझे डर था कि आज पता नहीं यहाँ क्या ही हो जाता। वो अंदर जाता है, वो कहता ग्रैंडपा गुआंग कैसे हैं आप, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। वो वहाँ का गार्डियन होता है और उसे एक वहाँ की चाबी दे देता है कि ये लो। होता है ये तो आज भी एरोगेंट है। वो कि ये हमारे यहाँ के सबसे डिफिकल्ट पर्सन है ग्रैंडपा गुआंग। मेरे पिताजी भी इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और ये यहाँ के मास्टर हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं कि ये हमारे यहाँ के जो स्टेट मास्टर है ना उनसे भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। हम देते हैं हमारे मेरे को कुछ महसूस होता है, उसे थोड़ा डर महसूस होता है कि इसकी करंट स्ट्रेंथ मैं देख सकता हूँ कि इस बंदे के सामने मैं एक चींटी बराबर हूँ यार सच में। वो कहता बच्चे कोई नॉइज मत करना, जाओ यहाँ से। वो तो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, हम देखते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं। मतलब कि वैसे भी उस बंदे की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है सच में। उसकी टेक्निक वगैरह, उसका परफॉर्म लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं अगर कंपेरिजन में करूँ तो मैं तो चींटी हूँ। मैं देखना चाहूंगा यहाँ कोई पर्पल लेवल की स्किल है क्या। वो देखो हमारे से ड्रैगन ट्राइब के अंदर वो लो लेवल चलते हैं, मतलब कि व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू और पर्पल। पर्पल सबसे हाई है, व्हाइट सबसे नीचे है, जो कि तुम्हें हर वक्त सिखाएगा कितनी ज्यादा पावरफुल बनोगे तुम। लेजेंड्स के अनुसार यहाँ पे और भी ज्यादा परफॉर्म लेवल की स्किल्स है, पर लेकिन कोई भी उनको नहीं ले पाया आज तक, केवल लेजेंड्स के अलावा। हमारा मेट बताता है कि हुआंग कंट्री जो है वो बस एक छोटा सा कंट्री है इस पूरे हिडन ड्रैगन के अंदर। हमारे यहाँ पे पर्पल टेक्निक होना बहुत ज्यादा रेयर बात है। यहाँ तक कि कोई बड़े बड़े एम्पायर भी उनके पास होना भी बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ फैमिलीज है जिनके पास बस ग्रीन टेक्निक है। हमारे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है, पर लेकिन ग्रीन टेक्निक्स की बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सब ग्रीन है। वो तो चलो मैं ग्रीन ही देख लेता हूँ, लोगों में आंखों में नजर आई कैन यूज। मैं इस प्रकार से अननॉलेज हूँ यार। वो तो ऑफकोर्स तुम हमारे प्रोटेक्शन में हो, कोई भी तुम्हें धलके में नहीं ले सकता। और वो पढ़ने लगता है कि यार ये तो बस ग्रीन लेवल की टेक्निक है, मुझे पर्पल लेवल की चाहिए। ये कैसी टेक्निक है? रीइनकार्नेशन टेक्निक, ये कैसी टेक्निक है? इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, इसके प्योरिटिंग और के अकॉर्डिंग ओरिजिनली अगर इसे कल्टीवेट करेंगे तो ओरिजिनल कल्टीवेशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो अगर यदि हम इसे कल्टीवेट करें तो हमारी कल्टीवेशन 10% और बढ़ जाएगी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के अकॉर्डिंग। यदि अगर हम रीइनकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से मैं अपने ओरा को और भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। वाओ, ये टेक्निक मेरे ख्याल से रेड लेवल की टेक्निक तो होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ये डाउनग्रेड है। ग्रीन इससे ज्यादा बेटर लगती है, पर लेकिन इससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड में थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है।
तुम्हें पता है रिफाइन ओरा का रिफ्लेक्शन कितना होता है? एक ऑर्डिनरी ओरा से भी ज्यादा होता है। आई थिंक ये बुक मिलने सही है, मुझे इसे स्टडी करना है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और आमतौर पे कोई भी टेक्निक्स को यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। पर लेकिन यार यदि तुम मुझे अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर 7 दिनों के लिए ले जाओ तो हाँ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल पास लगा के मैं तुम्हें इसको लेने जा सकती हूँ ट्रेनिंग के लिए। उधर सच में अरे यार उधर तो चलें उधर। हाँ उधर शाओटियान, तुम एक फेमस लूजर हो, लेकिन तुम्हें अचानक से मार्शल आर्ट में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? उधर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी वहाँ पे वो कोई आता है कि तुम क्यों नहीं बता सकते? और वहाँ आता है थर्ड प्रिंस। उधर ब्रदर आप कैसे हैं? उधर थर्ड प्रिंस वो कहता है मैंने सुना हमारे हुकुम के चक्कर में वहां से भागे और वहां से जल्दी आ गए। मैं तुमसे देखना चाहता था, तुम आज से 3 साल पहले भी वैसे ही थे जैसे आज हो। मुझे थैंक यू योर मैजेस्टी, आपकी छत्र छाया में ही मैं इतना बड़ा पावरफुल हूँ, वो पास्ट 3 साल नहीं भूला हूँ। वो तभी उसके पीछे हम देखते हैं वहां होता है गवर्नर। वो कहता है योर मैजेस्टी इस वक्त हमें काम है। वो कहता है क्यों नहीं? ओह हाँ वेल मैंने सुना है, तुमने सुना होगा मेरी और यूइन सिंह की शादी होने वाली है मिस्टर लू, आई होप आप वहाँ जल्दी आए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो तो तुमने सुना जनरल का बेटा, उसकी शादी होने वाली थी लेन फैमिली के साथ, पर लेन फैमिली ने उनसे तोड़ लिया, वो प्रिंस के साथ शादी कराने वाले हैं। हाँ मैंने सुना है आखिरकार। वो कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, पता नहीं ये वो कैसी होगी। होता है कि मैंने सुना है कि आखिरकार लेंसन फैमिली ने शादी विड्रॉ कर ली है मेरी और उसकी, पर लेकिन वो अब थर्ड प्रिंस के साथ शादी करा रहे हैं। होता कौन? होता मैं लूट यांग हूँ। होता कि यंग मास्टर लूटियन आप यहाँ क्यों आए हैं? होता मैं 3 साल बाद वापस यहाँ आया हूँ, आधा महीना हो चुका है, पर लेकिन मैंने अब तक लेन फैमिली में विजिट नहीं किया था। मैं शादी को लेकर बातचीत करने आया था 2 फैमिली की। आपने शादी क्यों तोड़ी थी आखिरकार? मैं जानना चाहूंगा। मुझे स्टोरी के बारे में पता नहीं है, पर लेकिन मैंने सुना कि वो किसी और को होता लेन शुआंग यहाँ पे नहीं है। योर मैजेस्टी ने वो उसकी शादी ऑलरेडी थर्ड प्रिंस के साथ फिक्स हो गई, आप जा सकते हैं। तभी वो कहते हैं रुक जाइए, गेस्ट यहाँ आए हैं, आप बिना चाय पिला के उनको कैसे बेच रहे हैं? वो रुई शियांग, हम देते हैं सबसे बड़ी बेटी रुई शियांग को। वो दे कि लेन रुई शियांग आपकी खिदमत में हाजिर है मैजिस्ट्री लुओ। वो दे रुई शियांग, वो दे कि प्रिंस आप, वो कहती कि मुझे छुओ मत, मैं एक फेमस लूजर हूँ युआंग किंगडम का, मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मैं एक वुमेनाइजर हूँ, मेरे साथ शादी करके तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगी। वो कहती मेरी नज़र में आप मेरे मास्टर है, ना कि कोई लूजर। मुझे बिलीव है आप एक दिन सबसे पावरफुल बनेंगे पूरे इंटायर हिडन ड्रैगन कॉन्टिनेंट के अंदर। वो होता 3 साल हो गए हैं जब मैं वहाँ आया और मैंने देखा लुओ फैमिली से मैं बातचीत करना चाहता था, पर लेकिन तुम थर्ड प्रिंस से शादी करना चाहती हो। बोलते कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी शादी थर्ड प्रिंस के साथ हो रही है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहती कि रुई प्लीज मेरे पिता से माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता, मैं गोस्ट माउंटेन पे नहीं जाना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। पर वो उसे थप्पड़ मारती है, यदि तुमने अपने आप को लूजर कहा पूरी जिंदगी तो याद रखना। होता मैं कभी नहीं कहूंगा उधर देन वापस आना, मैं इंतजार करूंगी 3 साल वापस आना और पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख देना। उधर क्यों नहीं मैं करूंगा, उधर 3 साल मैं इंतजार करूंगी और जिस दिन तुम आओगे हम उसी दिन शादी कर लेंगे। उधर 3 साल हो गए, 3 साल पहले मैं अब वापस आ चुका हूँ। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था उस रात जब मैं छोड़ के जा रहा था? उदय सॉरी मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर लेकिन अब मेरी शादी थर्ड प्रिंस के साथ हो रही है तो मुझे जाना होगा। और वो चली जाती है। उदय यंग मास्टर लुओ, ऐसा मत सोचना कि हमारी लैंग फैमिली आपको बिट्रे करी है, हम थर्ड प्रिंस के छत्र छाया में, वो एक एम्पर के बेटे हैं, उनका इनहेरिटेंस थ्रोन के साथ बहुत ज्यादा है और मेरी फैमिली का अब समय आ गया, मेरी बेटी एक नोबल कुकुम्बाई बनेगी, ये सबसे ज्यादा बेटर है। और आपकी लुओ फैमिली बहुत कमाल की है, वेल्दी है, पावरफुल है, फ्यूचर भी है, लेकिन आप एक वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे डर है कि मेरी बेटी अगर आपके साथ रहेगी तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पता जब तुम मेरे पास आए थे हमारी फैमिली के पास मदद मांगने के लिए, तब हमने तुम्हें फेस दिया था और अब तुम मुझे एक लूजर कह रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा भी है जो कि मुझे बीट कर सकता है। वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी मुंह। वो कहता बेटा बाहर आओ। वो कहता ये है मेरा बेटा, इसे सबक सिखाओ। वो कहता क्यों नहीं पिताजी, और वो अपनी पाव को शो करता है कि देख मैं आज भी तुझे वापस बुली करूंगा जैसे करता था। होता है इसकी कल्टीवेशन 6 स्टेज पे पहुंच की है। ये सच में अपने ऊपर बहुत प्राउड करता है, जबकि ये 20 साल का ही है। यदि अगर इसे 10 साल और दें तो मैं भी आई थिंक ये ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन डेन थियान लेवल पे भी पहुंच जाए। और मामेट अपनी पाव को शो करता है, पर लेकिन क्या हुआ तो आखिरकार, और हम देखते हैं वो दोनों अपनी पाव का अटैक करते हैं। हम देखते हैं उसका पाव का अटैक उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करता कि तू बस एक सेकंड लेवल पे है। एक मिनट इसका हो रहा, इसकी पावर, ये देखिए वहां सभी हैरान हो जाते हैं। वो देखिए ये कैसे मेरे हाथ का ऑफ कैसे कर रहे हैं। और मामेट बस एक अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है, वापस अटैक करता है, वो फिर बच जाता है, तो वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है फ्लेम ब्लेड। हम मामेट उस फ्लेम ब्लेड को अपनी तरह आने देता है। वो कहता है कि देखा कचरा हमेशा कचरा होता है, पर मामेट उस ब्लेड को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ से रोक लेता है। ये देखिए वो कहता है कि क्या, और उसे अपने हाथ से ही तोड़ देता है कि ये तो बस एक छोटी सी पावर थी, अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत समझो। वो कहता मेरी स्पिरिचुअल ब्लेड कैसे? वो कहता कि अभी मेरी बारी, डिवोरिंग स्पेल, और वो डिवोरिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये देखिए वो कहता है कि ये तो एक सुप्रीम बीस्ट हो रहा है, और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है तभी हम देखते हैं कोई उनके बीच में होता है। हम देखते हैं वो कहता है कि ये क्या एक सेकंड स्टेज की क्यूआई रिफाइनिंग के बंदे की पावर इस लेवल पे, क्या तुम्हारा करंट लेवल क्या है?
वो कहता है तेरी कोई औकात नहीं, और वो जैसे ही वापस उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कोई वहां आ जाता है एंटर करके। ये देखिए वो कहता है कौन, और हम देखते हैं वहाँ एक बंदा होता है कि मैंने सुना कि कोई यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम खड़ी करा है, मैंने कभी सोचा नहीं था, प्लीज मुझे माफ करना। और ये होता है उनका गेस्ट एल्डर। वो कहता है कि गोन चैंप आप यहाँ पे। वो कहता है कि मुझे माफ करना था, आप यहाँ पे। वो कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट किया एज एल्डर के रूप में, मेरी वर्शिप की हो, सो एब्सोल्युटली मैं यहाँ लैंड फैमिली में जस्टिस तो करूंगा। ये बच्चा जो कि यहाँ पे ट्रबल मचा रहा है, आज कोई खास दिन तो ऐसा भी नहीं है। वो कहता है कि बहुत सारे छोटे मोटे एल्डर इस हिडन ड्रैगन में है, और यहाँ तक कि बहुत पावरफुल लोग भी यहाँ पे हैं, और कई फैमिलीज, कई ऐसे लोग जिनके पास पैसा भर भर के है, वो उन एल्डर्स को हायर करते हैं अपनी फैमिली के लिए। इनका कोई आपस में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, पर फिर भी ये इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेचुरली, पक्का कोई और चीज के लिए। ये ऑनलाइन बहुत पोलाइट है मेरे लिए, लगता है कि इसकी कल्टिवेशन लो नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। वो मेरा नाम है गोन चैम, कुछ लोग मुझे गोस्ट फेस ताउस भी कहते हैं। ये सुन के अमामेट शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या गोस्ट फेस ताउस? अमामेट गोस्ट फेस के बारे में बताता है कि ये कोई ज्यादा अनफेमिलियर नेम नहीं है। कुछ कैजुअल कल्टीवेटर हमारे क्लाउड कंट्री के, जो कि जनरली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर लेकिन अपने आप को अपना नाम बना लेते हैं पूरी दुनिया में, जिसके कारण उनका कैरेक्टर साइज बहुत पावरफुल बन जाता है। गोस्ट फेस ताउस एक लेजेंडरी पावरफुल हमारे इस कंट्री का बंदा है। कहते हैं कि ये पावरफुल गोस्ट रिसर्च पे निकला था, और जब ये वहां से ट्रेनिंग करके आया तो इसने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब की एक्सपर्ट्स को इस कंट्री के हरा दिया था, और ये इस वक्त 8th रिलम क्यूआई रिफाइनिंग पर है। ये गोस्ट माउंटेन से ट्रेनिंग लेके आया था, जहाँ पे मुझे गिराया गया था, और वो हमारी युआन कंट्री के सबसे नीचे डीप एरिया के अंदर है, जो कि एक मतलब कि 4 सबसे ज्यादा पावरफुल फुटबॉल लैंड्स में से एक है। वो वहाँ अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि इसकी पावर जो है, इसकी पावर वो क्लाउड से ढकी हुई है, ये इम्पॉसिबल है इसकी कल्टिवेशन लेवल देखना, पर लेकिन इसकी मदद से क्या पता मैं अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करके 3rd क्यूआई लेवल पे पहुंच जाऊँ, ये बेटर रहेगा। चलो आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करके मजा आएगा। वो तब बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही सोचो, तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारी चैलेंजिंग एबिलिटी तुम्हारे करंट लेवल से भी बियॉन्ड है, बट लेकिन यदि तुम्हारी आज मुझसे फाइट होती है तो मुझे शर्मिंदा है कि मैं लैंड फैमिली को तुम्हारे द्वारा लुक डाउन नहीं होने दूंगा। वो था प्लीज सीनियर। वो कहता है क्यों नहीं बच्चे, ये ले, और उसके ऊपर अपने पावर का अटैक करता है। वो अपने क्लाउड का अटैक करता है, हमामेंट के ऊपर वो अटैक करता है। ये देख के सभी वहां खुश हो जाते हैं। हमामेंट उससे डैमेज हो जाता है, पर वो कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, स्पिरिट डिवोरिंग, और वो अपनी स्पिरिट डिवोरिंग का इस्तेमाल करता है। ये देख के वो कहता है कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये तुम्हें किसने सिखाई? ये देख के वो कहता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, और वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे हराना सपने में, तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग तो कभी नहीं। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, और दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर भिड़ रहे होते हैं, पर बुढ़ा ज्यादा ताकतवर होता है। ये देख के वो कहता है कि यार बीस्ट किलो, पर लेकिन तभी हम देते हैं उसके शोल्डर में चोट लग जाती है। ये देख के वहां सभी लोग कहते हैं कि एल्डर, हाँ उस लूजर को सबक सिखाओ, लूजर हमेशा लूजर रहता है। हम देते हैं एल्डर वापस उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, हमारे पीछे जाके गिरता है। वो कहता है मेरी गोस्ट फेस जो है वो इविल ताउस से बनी हुई है, इविल एनर्जी से, वो भी गोस्ट माउंटेन के। पर मैं हैरान हूँ, मेरे बहुत सारे अटैक से तुम रजिस्ट कर चुके हो, तुम कम नहीं हो। ये देख के वो कहता है कि फॉर्चुनेटली मेरे पास एल्डर गोंग है, अदरवाइज पता नहीं मेरी फैमिली का क्या ही होता। लोंग टियांग, यदि तुम यहाँ पे नील डाउन करके माफी मांगते हो तो मैं तो तुम्हारे फादर की बिहाफ पे हम लोग तुम्हें जाने देंगे। वो कहता है साले बकवास करना बंद कर, तेरे सामने नील डाउन करो, कभी नहीं, मैंने आज तक कभी अपने माँ बाप के आगे अपनी नील डाउन नहीं की, तेरी क्या औकात है साले। ये देख के वो उसे गुस्सा होता है। ये देख के हम देते हैं वहां पे यूशिंग कहती है कि लोंग टियांग, मेन मैटर मैं जानती हूँ तुम मैरिज को लेके यहाँ आए हो, मैं थर्ड प्रिंस की होने वाली कोकुम्बाई हूँ, और इस वक्त तुम मेरे घर पे हो, मेरे लैंड फैमिली के घर पे, समझे, और ऑलरेडी मैंने तुमसे अपनी शादी तोड़ ली है, तुम इस वक्त जनरल के घर में नहीं हो। उसे गुस्सा आता है, पर वो कहती है कि लो टियांग प्लीज चले जाओ, अपनी जिंदगी से इस प्रकार से हार मत मानो, प्लीज चले जाओ। होता मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। होती क्या होती कि थर्ड प्रिंस की आखिरकार रेपुटेशन है, तुम्हें क्या लगता है उसका पावर जनरल से भी ज्यादा पावरफुल है, तुम इस प्रकार से कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हो? यदि अगर एल्डर गोंग आज तुझे यहाँ मार भी दे तो मुझे नहीं लगता कि तेरा पाप जनरल यहाँ कुछ कर भी पाएगा। क्या हम देते हैं एल्डर गोंग उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं और उसको अपनी जान में फंसा लेते हैं। हमारे उसके अटैक से रजिस्ट कर रहा होता है कि बस यही लन है जिंदगी और मौत से जीतने का, मैंने अपनी जिंदगी और मौत उस गोस्ट माउंटेन के अंदर बिताई है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और अपने पावर को वो रिलीज करता है, जिससे हम देते हैं बीस्ट पावर उसके अंदर से निकलती है। ये देख के वहां से भी हैरान होते हैं, एल्डर गोंग ये क्या? ये देख के वो कहता है कि वाह इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, ये लेवल 3 पे पहुंच चुका है, सच ए स्ट्रॉन्ग क्यूआई। हर मामेट अपनी पावर से ब्रेक थ्रू और ही कर रहा होता है। हम देते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं। होता है कि वाह बच्चे तुम्हें देख के मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद आ गए, क्यों नहीं चलो शुरू करते हैं, तुम्हारी जिंदगी आज मेरे हाथों ही यहाँ खत्म होने वाली है, तैयार हो जाओ। तभी हम देते हैं उनके बीच में वो जाने लगती है। वो कहती है रुशियांग तुम क्या कर रही हो? हम देते हैं उन दोनों के बीच में आ जाती है, दोनों रुक जाते हैं।
वो कहती है तुम जानना चाहते हो मेरा क्या जवाब है? तो ठीक है सुनो, मैं हूँ वो जो कि थर्ड प्रिंस से शादी करना चाहती है। मैरिज हम दोनों के बीच में हुई थी, वो हम दोनों के बीच में तोड़ चुकी हूँ मैं। सभी लोगों ने देखा तुम एक यूजलेस हो इस पूरी सिटी के, तुम्हें एक एक्सपेल कर दिया गया मोस्ट डेंजरस जगह से अंदर। मैं कैसे ये विश्वास कर लेती कि तुम वापस आओगे जिंदा? 6 महीने पहले, जो 6 महीने बाद जब तुम चले गए थे, तो थर्ड प्रिंस था जिसने मेरी देखभाल की थी। अगर कंपेयर करूँ तो तुम तो यूजलेस हो, थर्ड प्रिंस एक ट्रू ड्रैगन है, इसने मुझे आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया था। वो पक्का एक दिन किंग बनेगा और मैं उसकी प्रिंसेस बनूंगी। इसके चक्कर में लैन फैमिली के पास एक रॉयल फैमिली का दर्जा होगा। और ना तुम देखो, तुम एक यूजलेस हो, तुम तो उसके सामने कुछ नहीं हो। 3 साल में तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे लूजर से शादी करूंगी? वो सारी पुरानी बातों को याद करता है कि तुम कोई लूजर नहीं हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जिस दिन तुम आओगे उस दिन हम शादी करेंगे। वो कहती है ये सब कुछ तो वास्तव में बात करना तुम्हारी फैमिली के ऊपर है, लुओ फैमिली के लिए। मैंने आगे कहा लुओ फैमिली के लिए ये सब कुछ किया था, ना कि तुम जैसे लूजर के लिए। वैसे भी मैं जल्द ही एक प्रिंसेस बनने वाली हूँ और इसके कारण मेरी औकात तुम्हारे फादर से भी ऊंची हो जाएगी। और यदि तुमने वापस ऐसा किया तो मैं थर्ड प्रिंस को इसके बारे में बता दूंगी। वो तो मैं समझ नहीं पाया क्यों आखिरकार जिनसे लोग प्यार करते हैं उनसे दूर चले जाते हैं। यदि ये सत्य है तो मैं लुओ टियांग एक दिन बहुत ज्यादा ताकतवर बन के आऊंगा। हम देते हैं वो जब जाने लगता है तो वहां पे हम देते हैं आती है 7th प्रिंसेस। वो कहती है ब्रदर टियांग तुम यहाँ आ गए। वो उसके साथ जाने लगता है। वो कहती है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं बहुत पहले इसे बचाने वहां आ जाती। पता नहीं वो कमीनी औरत ने इसे क्यों छोड़ा, पर शुक्र है इसने उसको छोड़ दिया। पर एक लिए वहां लेन फैमिली के अंदर ट्रबल मचाने गया। यदि लेन फैमिली ने वापस कुछ करने की कोशिश की तो मैं लिटरली उन सबको जान से मार दूंगी। वो कहती है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। काश अगर मैं थोड़ी और जल्दी आ जाती तो ठीक रहता, मैं उन्हें सबक सिखाती। पर लेकिन तभी हमारा मेगेटिव कहता है कि तुम सर तो ब्लैक मार्केट चल रही हो ना मेरे साथ। वो हाँ मुझे वहां से कुछ लेने हैं। पर वो कहता है पर लेकिन इन कपड़ों में। वो टेंशन मत लो मैं चेंज कर लूंगी। वो सच में प्लीज कोई ढंग के पहनना और दूसरों से अवॉइड करना मुसीबतों से। वो ठीक है क्यों नहीं। ब्लैक मार्केट के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे लोग इविल और अच्छी दोनों बोलने के टेक्निक्स को बेच रहे होते हैं, वहां पे ये सब कुछ लीगल होता है हिडन ड्रैगन कॉन्टिनेंट के अंदर। वो वाह इतनी सारी चीजें, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमें आराम से सोच समझ के चीजें लेनी है। हमें यहाँ से कुछ मार्शल आर्ट किताबें लेनी है व्हाइट रंग की, और कुछ एक मार्शल आर्ट और एक ड्रैगन बोन लेना है और एक छोटा सा आयरन क्रिस्टल लेना है। मुझे कहा मन मैं यहाँ पे अपनी कुछ चीजें लेने आई थी, तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। तो देखो मेरी बात सुनो, इस ब्लैक मार्केट में जो चीजें हैं उनमें से 10 में से 3 चीजें रियल होती है, 7 चीजें नकली होती है। और ये हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन असली को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। एक आवाज आती है कि तुम ये जो बोन नाइफ बेच रहे हो ये कैसा है। एक बंदा कहता है कि तुम पे तो धिक्कार है, ये एक मिडिल ग्रेड का ह्यूमन वेपन है और तुम मुझे इसे 10 टेल्स में बेच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लेना तो जाओ यहाँ से। मतलब बड़े भैया ये इस हिसाब से बोल रहा है, आपको क्या लगता है ये बंदा पिटेगा या नहीं? वो कहता है ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पे कुछ रूल है। फर्स्ट, तुम जबरदस्ती किसी को बेच या बाई नहीं करवा सकते कोई चीज को। सेकंड, इस मार्केट में फाइट अलाउड नहीं है। लोग यहाँ पे पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए, टैक्स देते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं। हम देते हैं वो बंदा कहता है कि इस दुनिया में ह्यूमन, किंग, इमोर्टल और गॉड 4 लेवल हैं इस दुनिया में तलवारों के भी। सबको हाई और लो में डिवाइड किया गया है। मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, कई सारी जगह भी घूमी है, बहुत सारे ट्रेजर भी है मेरे पास और क्राफ्टमैन भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं देख के बता सकता हूँ जो ये तलवार मेरे हाथ में है ये है वास्तव में मिडिल ग्रेड की ह्यूमन ग्रेड की स्वॉर्ड। और इस तलवार को देखो, ये तो कहीं से मुझे ह्यूमन ग्रेड की तो कहीं नहीं लिखती। वो होता है ये नाइफ, ये कोई आयरन नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल का मटेरियल है। ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड कास्टिंग टेक्निक है। एंशिएंट मैथोलॉजी में बताया गया है ये एक स्वॉर्डमैन कास्टिंग टेक्निक है जो कि बहुत पावरफुल है। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे यहाँ देखने को मिलेगी। होता बच्चे यदि तुम्हारी ये आयरन तलवार मेरी इस पावरफुल तलवार के आगे झुक गई तो मेरी तलवार भी तुम्हारी। होता डील, होता वेट रुको, मेरी तलवार हम देते हैं मामेटो, उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है और दोनों की तलवार आपस में रजिस्ट कर रही होती है। होता देखो ये तो सच में ह्यूमन ग्रेड की मिडिल ग्रेड की टेक्निक स्वॉर्ड है। हाँ यार ये कैसे हो सकता है, सच में ये एक सीक्रेट है। होता देखा मैं जीत गया। वो कहता कमीने तू। वो कहता है कि देखो हमें बेट लगाई है तो मैं देना पड़ेगा अदरवाइज। वो कहता है कि मैं, लोग कहते हैं कि देखो ये अपनी हार नहीं माना भाई, ये किस प्रकार का बिजनेसमैन है, इसने कहा ये दुनिया घूम के आया है, मुझे तो नहीं लगता। वो तब बच्चे इस समय तो तू जीत गया, तेरे पास मेरा ट्रेजर है, पर इस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा। वो कहता चलो यहाँ से। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने आखिरकार इतनी कमाल की हेवनली एक एंशिएंट हेवनली स्वॉर्डमैन क्राफ्टिंग सीप को आपने कहाँ से सीखा। वो मेरा नाम है जूई, मैं नॉर्थन आयरन किंगडम से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मेरी टेक्निक और इन सब चीजों के बारे में पता है। वो कहता है ये जगह नहीं है जहाँ पे हम बात कर सके, मेरा नाम लुओ टियांग है, मेरे लिए इंतजार करना, आप यहाँ पे जनरल के घर कल आ जाए, मैं वहाँ पे इंतजार करूंगा आपका। तभी कोई कहता है कि मैंने यहाँ पे इसके लिए पैसे दिए हैं, प्लीज तुम मुझे ये वापस दो। वो अरे यार ये 7th प्रिंसेस, वो तो मुझे बिलीव नहीं है यार, मुझे फोनिक्स का एग चाहिए, पर लेकिन इनमें से असली कौन सा मैं कैसे बताऊं। वो कहता मुझे 70,000 टेल्स दे, तुमने मुझसे जो लिए हैं, मुझे अदरवाइज पोलाइट होने की मजबूर मत कर। वो कहता है कि ये ले पैसा 70,000। यार ये मर्चेंट बिना मुझे इस प्रिंसेस को मुसीबतों से जरूर रखना है।
वो कहती है सुनो, ये आदमी मुझे कह रहा है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं देख नहीं पा रही कि इनमें से असली कौन सा नकली कौन सा है, क्या तुम पता लगा सकते हो? होता ये बेचने की एक ट्रिक होती है, हाँ ह्यूमन की बेसिक टेक्निक होती है। मुझे क्या कहा ट्रिक? सुन बच्चे, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हूँ, हिडन ड्रैगन कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह घुमा हूँ, 3 साल लगातार मैंने लगाए हैं, समझे? और ये 565 एग हैं, इनमें से बस एक असली है और कई सारे नकली हैं और कई सारे अलग अलग प्रकार के एग हैं। तेरे को ढूंढना है तो ढूंढ, नहीं तो देख यहाँ से। यदि तूने असली पिक कर दिया तो मैं तेरे को एक और दूंगा बदले में। होता है कि इनमें से मेरे 99 एग जो है वो सारे सारे नकली है, कोई एक ही असली है, वो तो मैं खुद नहीं पता लगा पाता। होता है कि सडनली मुझे पावर महसूस हो रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ एक एग के अंदर से मुझे स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। यदि अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, कोई नहीं, मैं तैयार हूँ। बोला वाह आप तैयार हैं सच में, पर इसमें कुछ हो गया तो? वो टेंशन मत लो, इसमें कुछ नहीं होगा, मुझे एक बाई करना है, वैसे भी मैं करके रहूँगा। बोला ठीक है तो क्यों नहीं। वो कहता है मेरे पास थोड़ा सा समय है, जब तक ये कैंडल जग रही है तब तक का मेरे पास समय है, मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है, मुझे ये करना होगा। वो कहता है मुझे एक बार ओल्ड मैन ने बताया था कि पावरफुल बीस्ट एक पावरफुल ब्लड लाइन को होल्ड करता है और पावरफुल ब्लड लाइन पैदा होते ही मिलती है। यदि अगर इनमें से मैंने असली पावरफुल ब्लड लाइन वाला पावरफुल एग ढूंढ लिया है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि वो हजारों नहीं करोड़ों में एक होता है, जिससे मैं उसे फीनिक्स ब्लड लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बढ़िया है। वो कहता है जल्दी का टाइम जा रहा है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बड़े भैया, वो कहता है टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे पता है, ये रहा। और अपनी पाव का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर। ये देखिए लोग कहते हैं कि डैम इट, इसने क्या क्या, अरे भाई मेरे को अजीब सी स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को पका रहा है। ये देखिए वो कहता है कि क्या, अरे नहीं यार, बता ये काम कर गया। हाँ ये रहा। उसके अंदर से फोनिक्स की ब्लड लाइन निकलती है। वो कहता है मिल गया। ये देखिए वो कहता है क्या होता, आपने ढूंढ लिया? यस। वो कहता है ठीक है यार, तू लकी है, ये ले जा, हम देते हैं। वो उसको ले जाने लगता है कि चलो। वो कहती है कि ठीक है, तो एक आप रखिए, एक मैं रखती हूँ। बोले क्यों नहीं, ठीक है अपना ध्यान रखना, तुम स्मार्ट हो। और वो चली जाती है। वो कहता है चलो इनकी बारी, हम देते हैं वहाँ पे वही लोगों को। वो कहता है कि साले मैं यहाँ पे अपने स्वॉर्ड वापस लेने आया हूँ। बोले यार मैं तो थक गया, मैं इतनी कम उम्र में यहाँ पे इस प्रकार से मरना नहीं चाहता। अब वैसे भी तुमने ही कहा था मेरे को स्वॉर्ड से लड़ने के लिए, तो बस मैंने किया। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सरप्राइज मुझे देखने को मिलेगा। बोलता सुन बे बच्चे, मुझे वो तलवार और वो अंडा दोनों मुझे दे दे। मेरे मर्द जो है वो 4th QI लेवल पे है, चलिए बेटर रहेगा कि तू अपनी खिदमत में रहे। होता यदि अगर मैंने ऐसा ना किया तो, और वो उसी की तलवार निकाल के उनके ऊपर अटैक करता है और उनको गंजा कर देता है। होता तो अब बताओ, हो गया ये बंदा ताकतवर है, शुक्र यही है कि मैं यहाँ से अभी निकल लेता हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने आपको ऑफेंड किया, मैं चलता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे भी है, आप वो भी रख लीजिए। होता हमारे बॉस कितने स्मार्ट है। वो कहता है वेरी गुड, पर लेकिन मुझे पैसे मेरी नजर में कुछ नहीं है। वो कहता है सर देखिए आपकी कल्टीवेशन थोड़ी मतलब कि कम है, पर लेकिन पावर ज्यादा है, आपके अंदर पावर थोड़ी अनस्टेबल है। क्यों ना कैसा रहेगा, आप ये इंग्रेडिएंट, ये ट्रेजर मुझसे ले लीजिए, हम दोस्त बन जाते हैं। मैं लू भी आपसे आपका दोस्त हूँ, और यहाँ तक कि ये हमारा गाइल्ड टोकन मतलब गिल्ड टोकन है। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें कहिएगा, ठीक है, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। होता है इस ट्रेजर का ओरिजिन क्या है ये तो बता। वो कहता है कि मैंने कई सारे बिजनेसेस किए हैं और मेरे को ये मिला था, अगर मैं मिस्टेक नहीं करा तो ये एक रेड ग्रेड का है, एक रेड ग्रेड ह्यूमन ग्रेड का वेपन है, एक हाई लेवल का। बोला अच्छा इसकी क्या वैल्यू है कि जो तू मुझे दे रहा है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला सच्ची बताना, ये ट्रेजर वास्तव में सील है और किसी को नहीं पता इसको यूज कैसे करना है। ये एक हाई लेवल का ट्रेजर है, पर लेकिन ये अपने ऑनर को खुद जानता है। ये डेस्टिनी जिसके हाथ में लिखी हुई उसके पास ही जाता है, मुझे इसके बारे में सच में ज्यादा कुछ नहीं पता। होता ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कभी मिले तो ठीक रहेगा। होता थैंक गॉड बच गए। वो उसे अपने घर लेके आता है कि ये चीजें, इस पहले इस अंडे को कैसे हैच करूं, क्या इस पे बैठूं, इसको तोड़ूं, इसको फेंकूं ना यार, ओल्ड मैन से जाके पूछूंगा। और हम देखते हैं वो उसे मार के चला जाता है, पर लेकिन तभी वो उसके नीचे से गिर जाता है और उसके मुंह के ऊपर जाके लगता है हमारे मेकट के। तो मेरी स्किन जो है वो एक ऑर्डिनरी, एक ह्यूमन, एक नॉर्मल कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी इस एग ने मुझे हर्ट किया। क्या स्पेशल इविल रेस से बिलोंग करता है ये? मतलब यंग मास्टर एक स्वॉर्डमैन मतलब कि वहां आया है बाहर, जो कि स्वॉर्डमैन मतलब कि बनाता है, यानी कि स्वॉर्ड क्राफ्टर। गार्ड्स ने उसे रोके रखा है, वो उनसे लड़ाई कर रहा है। होता ठीक है मैं आता हूँ। अरे यार तुम उसे लेके आओ, वो मेरे लिए स्पेशल है। तब हम देते हैं उस अंडे में हलचल होने लगती है, उसके अंदर से कुछ निकलता है। हम देखते हैं वो उसे लेके आता है कि वाह तुमने मुझे कहा था यहाँ लेके आने के लिए, मैं आ गया। होता दैट्स राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रॉयल स्वॉर्ड स्मिथ बनो, यदि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बताओ। होता यानी एक जॉब मिल गई मेरे को। देखो फर्स्टली सबसे पहले तुम्हें एटलास मुझे 100 टेल्स तो मंथली देने होंगे, और मैं अपना आधा से ज्यादा समय स्वॉर्ड मेकिंग में बनाऊंगा, और जब मेरी स्वॉर्ड स्मिथिंग खत्म हो जाए तब तो मुझे उसका पैसा दे देना, ठीक है। सेकेंडली मेरी जो स्वॉर्ड जो है वो मटेरियल बहुत कंज्यूम करता है, तो तुम्हें उसके लिए इनफ मटेरियल देने होंगे। और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो बेस्ट क्वालिटी होगी नहीं भी, विद नॉट प्रॉब्लम, मेरे को चलेगा। बट
पर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी फॉलो नहीं करूंगा। जिस दिन मैंने गॉड लेवल की एक एंसेक्टर गॉड लेवल की स्वॉर्ड स्मिथिंग कर दी, उस दिन मेरा काम इस दुनिया में खत्म हो जाएगा। मैं एक छोटे से गरीब परिवार से बिलोंग करता था, पर हमारी जो टेक्निक है वो एक एंशिएंट गॉड लेवल टेक्निक है, बहुत पावरफुल है, एक हाई लेवल की। पर लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस और ये मतलब कि मेटेरियल ना होने के कारण हमारी टेक्निक किसी काम नहीं आएगी। पर लेकिन मैंने स्थान लिया था कि आज नहीं तो कल मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा और अपने एंसेक्टर्स का नाम ऊंचा करूंगा। उधर पर एक लास्ट विषय, भाई भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उधर कोई बात नहीं, इसको कोई किचन में लेके जाओ, खाना खिलाओ। वो कहता ठीक है। वो जैसे ही मामी के कमरे में आता है, वहां पे हम देते हैं उसी ब्लैक कलर की बर्ड को। वो देखता है कि वाह ये तो हैंच हो गया, वाह तुम्हारा रंग तो काला है, तुम एक ऑर्डिनरी बीज से तो थोड़ा अलग लग रहे हो, छोटे से हो। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ तुम्हारी रेस बड़ी अजीब है, तुम बड़े अजीब हो, तुम तो मुझे कहीं से फोनिक नहीं लग रहे, पर लेकिन तुम ब्लैक कलर के हो तो मैं तुम्हें ब्लैक ही कहूंगा। वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं वहां पे पैविलियन के अंदर, जहाँ पे वो कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। होता मुझे डिस्टर्ब मत करो। होता ठीक है सर। अब वो ऊपर जाता है कि फेस्टिवल जो है वो जल्दी आने वाला है, मेरे पिताजी अभी भी इससे दूर है, तो एज मैं लो फैमिली का बेटा होने का नाते मुझे जाना होगा। जब टाइम आएगा तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंची हुई है। मुझे जहां तक अच्छे से याद है, वो याद करता है कि उसके पिता ने कहा था कि मुझे याद है कि ये एक एंशिएंट मेथड है जिसका नाम है श्वांग कल्ट, जो कि एक इविल मेथड है। इसको कॉन्सेंट्रेट करने से हमारे मेड इन में जो है ना पावर इनहेंस होगी, जिससे हमारे जो माइंड के डिस्ट्रैक्शन थॉट जो है वो मिट जाएंगे। इस तरह हम धीरे धीरे एक प्योर डिमोनिक और पाथ के ऊपर निकल पड़ेंगे। और ये शब्द कहे थे मुझे मेरे मास्टर ने, वान शिंग ने। हम देखते हैं फेस्टिवल के दिन वो कहता है कि दिन आ चुका है, फेस्टिवल शुरू होने वाला है, ईस्टर्न जो किंगडम के लोग हैं वो यहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर ली है। हाँ मैंने कर लिया, यहाँ तक कि कुछ और फाइट्स भी मैंने तैयार किया है, खासकर लुओ फैमिली के लिए। हमारा बेटा कल्टीवेशन से उठता है। वो कहता अरे यार कल्टीवेशन करते करते मैं ध्यान नहीं दिया, टाइम कितना बीत गया। ये एक अच्छी टेक्निक थी, मेरे लिए काम आई। सच में एक रात में अचीवमेंट का मिलना बड़ा मुश्किल है, पर लेकिन फिर भी हुआ। आपका शुक्रिया आपकी टीचिंग के लिए। वो तो कोई ना। हम देखते हैं वो कहता है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, जब शुआंगशिंग किंगडम को ढूंढा गया था तो इसके ऊपर बहुत सारे बाहरी दुश्मनों ने बहुत सारा अटैक किया था। जब किंगडम तबाह हो रहा था, कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं कि गॉड्स ने हमारे पे ब्लेसिंग की और एक वॉरियर वहां पे पृथ्वी पे आया, उसने पूरे के पूरे किंगडम को बचा लिया। और उसी समय से वो दिन और वो बंदा हमारे इस पूरी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन गया। प्रिंस, नोबल, मिनिस्टर्स, फॉरबिडन डिविजन्स, एवरी सिंगल पर्सन उसके सामने अपना नील डाउन करता है। और इसके लिए हम एक फैमिली से फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उस फेस्टिवल को हम नाम देते हैं ईयर ऑफ द शुआंगशिंग किंगडम। ये हमारा ट्रेडिशन है, क्योंकि ये हमारे पूरी कंट्री को ढूंढने के नाम पे हम इसे बनाते हैं उस बंदे के लिए। कुछ दिनों पहले हम देखते हैं, कुछ दिनों पहले नहीं कुछ दिनों बाद हेमली फेस्टिवल के अंदर हम देखते हैं वहां पे सभी लोग आए होते हैं, जहाँ पे हमारे बेटे की फैमिली भी आई होती है। उसकी बहन कहती है कि बाहर कितना शोर है। उधर तुम टेंशन मत लो, जैसे ये खत्म हो जाएगा हम घर चले जाएंगे। उधर कि तुम लोग क्या कर रहे हो आखिरकार। वो कहते हैं कि इन 5 दिन हमारी कंट्री के ऊपर परमात्मा ने बहुत अच्छे ब्लेसिंग बरसाए हैं, लोग खुशहाल से जिंदगी जी रहे हैं। हमारी कंट्री जो है वो स्टेबलाइज हो गई, उसे 300 साल हो चुके हैं। हेवन की दया से हम अभी भी जीवित हैं। परमात्मा को हम हमेशा जानवरों की भेंट देते हैं और सभी लोग उनके सामने नील डाउन करते हैं कि परमात्मा की जय हो। वो टेंशन मतलब जैसे ये सब कुछ खत्म हम घर चले जाएंगे। तभी वहां पे हम देखते हैं एक बंदा आता है ईस्टर्न किंगडम से, और ओरिजिनली ये एक आयरन किंगडम से बिलोंग करता है, जो लोग बस फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके किंगडम और हमारे इस किंगडम के बीच में फाइट चल रही थी, पर लेकिन हमारे मेकड़ के फादर के कारण वो फाइट वहीं रुक गई, क्योंकि हमारे मेकड़ के फादर ने इनकी पूरी कंट्री को हरा, उनकी पूरी किंगडम को हरा के रख दिया था। वो कहता है कि मैं हूं द गॉड ऑफ हेवन, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट में बढ़िया है। मेरा नाम है शियांग किंग, जो कि ईस्टर्न किंगडम से बिलोंग करता हूं। मैं 8वें क्यूआई रिलम पे हूँ। इस फेस्टिवल में मैं यहाँ कम्पीट करने के लिए आया हूँ। मुझे डर है कि कोई यहाँ पे है इस शुआंगशिंग किंगडम के अंदर जो कि मुझे चैलेंज कर सके। वो था कि शियांग किंग इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, साला रूड होके सबके सामने आ गया। वो कहता है मेरे यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। होता हाँ जानता हूँ आपके यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। द ग्रेट जनरल लुओ शिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट है, इंक्लूडिंग हमारे आयरन किंगडम के अंदर भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उसने मेरे फादर की पूरी आर्मी को हरा दिया था, एक इलाइट आर्मी को भी, और मैं एज अ सन ऑफ शियांग लोंग मैं यहाँ पे उसको हराने यहाँ आया हूँ। होता कि थर्ड प्रिंस ने पक्का कुछ ना कुछ तो चाल चली होगी। वो कहता है कि मैं आज खून का बदला खून से लूंगा, अपने पिताजी का बदला लूंगा। यहाँ पे है किसी की हिम्मत जो कि यहाँ आ सकता है। होता थर्ड प्रिंस, मेरे पास इसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट है। होता कौन? होता एब्सोल्युटली जनरल का बेटा खुद।
वो कहता है क्या मजाक कर रहे हो जनरल का बेटा जो कि एक लूजर है भाई, ये कैसा हो सकता है, ये क्या कह रहे हैं, ये शांग किंग वहां का सबसे पावरफुल बंदा है, जीनियस है, ये 8th क्यूआई रिलम पे है, ये तो उसको एक पंच में हरा देगा। मतलब 20 साल पहले जनरल लुओ ने इसके फादर को हरा दिया था बैटल के अंदर दोनों कंट्रीज के पीस के लिए, और फिर एक डिप्लोमेटिक अलायंस बन गई हमारे बीच। ये बढ़िया रहेगा कि दो नेशन के सबसे पावरफुल जनरल्स के दो बेटे इस फेस्टिवल में आपस में भिड़ेंगे। होता सही कहा, मजा आएगा, चल बच्चे आते में हिम्मत है तो। होता बिल्कुल भी मत जाना, मैं बता रही हूँ। होता भैया मत जाना। होता सर आप जाएंगे या नहीं, ये तो बड़ा बेकार आदमी है, वैसे भी इसका बाप सबसे पावरफुल था, ये तो लूजर है। वो कहता है कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ, चलो आ जाओ, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं एक बाप की औलाद जो हूँ। वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जो कि हम देखते हैं वो कुर्सी पे बैठा होता है, उसने मैच को शुरू करा दिया होता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहूंगा, मैंने सुना तुमने लैन फैमिली के सबसे पावरफुल जीनियस को हरा दिया और तुमने गोस्ट फेस को मजबूर किया उसकी पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करने। लुओ टियांग मुझे दिखाओ कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है। हम देते हैं वो वहां पे अपना हथियार मंगाता है। वो कहता है कि ये डिफिकल्ट है कि दो सबसे पावरफुल बंदे इसकी सबसे पावरफुल एक एक्स लेके आ रहे हैं, इसका वजन शायद तक 100 पाउंड से तो ऊपर ही होगा। हम देते हैं उसके पास होता है थॉमस थंडर एक्स। वो कहता है कि तुम तैयार हो, ये है मेरा सबसे पावरफुल ट्रेजर, एक मिडिल लेवल का ह्यूमन वेपन, मेरी बैटल एक्स, इसका नाम है द थंडर लाइटनिंग। मेरे पिता ने इसे बनाया था जब वो बीस्ट को जान से मारते थे, इंसानों को जान से मारते थे, ये उनके खून उनके सेक्रीफाइस से बना है। वो कहता है कि मेरा अटैक तो इसके ऊपर सही ढंग से काम नहीं करेगा, मेरे ख्याल से मुझे इससे कोई आउट रेंज से इससे फाइट करनी होगी। वो कहता है कि इसका वजन है 200 कुंटल यानी कि 200 पाउंड, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसके आगे आसपास अगर यदि मैं अपना स्पेल लगा दूं तो ये इतना पावरफुल है कि इसे हराना मुश्किल है। अरे हाँ देख सकता हूँ, रुक जाओ, तुम्हारी ये बकवास कौन ही सुनना चाहेगा, मेरा तो जी नहीं कर रहा। ये सुन के उसे गुस्सा आने लगता है, तो वो हमारे मेगेट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है अपनी एक्स का, पर हमारा मेगेट जैसे तैसे उसके एक्स से बच जाता है। वो कहता है कि ये बड़ा क्लोज था, ऑलमोस्ट उसमें मरने ही वाला था सच में। वो कहता है तू साले बस एक 3rd क्यूआई लेवल का बंदा और मेरे सामने इतनी एरोगेंस दिखा रहा है, लेट्स सी कि तू कब तक मेरे सामने टिक पाता है। हाँ वो वहाँ पे अपने किसी टेक्निक का नाम बोलता है कि मेरी रॉयल थंडर स्पिरिचुअल टेक्निक, और अपनी रॉयल थंडर स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल हमारे मेगेट पे करता है। तभी वहाँ पे हमारे मेगेट का स्वॉर्ड स्मिथ आ जाता है कि लो टियांग ये लो, और उसको उसकी एक तलवार देता है। होता तुम्हारा शुक्रिया, और अपनी तलवार बाहर निकाल के उसके अटैक को वहाँ काउंटर करता है। वो कहता है कि ये पावरफुल है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारे फादर जिसके पास गॉड ऑफ वॉर का टाइटल है, लुओ कौन, जिसको कोई नहीं हरा सकता, बट आई कांट बिलीव देम, एक दिन मैं उसे हरा दूंगा एंड मैं एक ट्रू गॉड ऑफ वॉर बन जाऊंगा दोनों नेशंस का। और उसके सबसे ऊपर सबसे पावरफुल अटैक करता है। वो कहता है कब तक पाओगे साले तुम एक चूहे हो, एक लूजर हमेशा लूजर है, कभी उसके अटैक को होल्ड नहीं कर सकते। वो कहता है इसकी स्वॉर्ड इसकी एक्स बहुत पावरफुल है, पर मैं देख सकता हूँ धीरे धीरे ये स्लो हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बहुत ज्यादा भारी है और बहुत पावरफुल भी है, बट इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है। वो कहता है कहाँ भागोगे अब, और उसको चेन से पकड़ने लगता है। ये देख के सभी घबरा जाते हैं कि नहीं अरे यार उसने तो अपनी बाउंडिंग चेन से पकड़ लिया। वो कहता है कि अब कहाँ जाओगे। वो कहता है सच में तुम्हें लगता है खेल यही खत्म हो गया, अभी गेम यहाँ खत्म कहाँ हुआ है। और हम देखते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हमारा मेट अपने अंदर की अपनी बीस्ट पावर को जगाता है। ये देख के वो कहता है कि नो वे, इतनी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर से, ये एक 3rd लेवल का क्यूआई रिफाइनिंग बंदा इतना कैसे। और अपनी आइस ब्लेड स्नो का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। देख के लोग कहते हैं कि ये तो लुओ टियांग सच में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ, सच में ये जनरल का बेटा है। होता डैम इट, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, पर लेकिन मुझे भी अंडरस्टिमेट मत करो, मैं 8th लेवल पे हूँ। और अपने स्वॉर्ड को पटकता है और वहाँ पे थंडर लाइटनिंग को वहाँ समन करता है। हमामेटे के ऊपर वो जोर से अपनी बिजली का अटैक करता है। हमामेटे उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता, वो उससे कहता है कि नहीं दूर हो, और उससे दूर होता है, पर लेकिन तभी वापस उसके ऊपर वो अटैक करता है। हमामेटे इस बात बच जाता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास इस प्रकार की ट्रिक अभी 2-3 और होगी, और वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार हमामेटे हिट हो जाता है। ये देखिए उसकी माँ घबरा जाती है। ये देखिए वहाँ मार्क्यूस का बेटा कहता है कि लुओ टियांग तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देवता हो तुम अपनी बलि दे रही हो, तुम अपने बाप का सर ऊंचा करोगे। वो कहता है व्हाट अ टेस्टलेस एंडिंग यार। वो कहता है लुओ टियांग तुम मेरे ठंडे से हिट हो गए, अब तक तो तुम जल के खाक होगे। वो कहता है सोल डिवोरेशन, और वहां पे अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख के वो कहता है कि क्या जिंदा है। ये देख के वहां पे प्रिंस और वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। हमामेटा बाहर आता है अपने एक मॉन्स्टर की फॉर्म में कि नाओ अब तुम्हारी बारी। ये देख के वो कहता है प्रिंस कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये बच्चा इतना पावरफुल बीस्ट और अपने पास कैसा रखता है, तुम कोई 3rd लेवल पे नहीं हो, तुम तो इससे भी अबो लगते हो। वो कहता है कि ये तो बस मेरी पावर का थोड़ा सा ही है, तुमने अभी मेरी पूरी पावर देखी कहाँ है। और उसके बाद वापस अटैक करता है। ये देख के वो कहता है कि मुझे अपनी शिया फैमिली की सबसे सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, ब्लैक ग्रेट थंडर, और अपने पावरफुल ड्रैगन का फॉर्म बनाता है अपनी थंडर से कि ये है इवोल्यूशन थंडर, और उसके ऊपर अपनी अटैक का इस्तेमाल करता है। ये देख के वो कहता है कि ठीक है तो क्या पावर है, चलो आ जाओ।
वो कहता है कि ठीक है तो मरने के लिए तैयार, और दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमामीटर एक तरफ से अपना अटैक तैयार करता है, दूसरी तरफ से वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। लोग कहते हैं कौन जीता होता है कि मैं भी आई थिंक गेस करूँ तो शिया। हम देते हैं हमामीटर वहाँ टूट खड़ा होता है और वहाँ पे वो तो चारों खंडित होते हैं। ये देख के मार्कस का बेटा कहता है कि ये इम्पॉसिबल, लुओ टियांग ये तो बस एक थर्ड लेवल पे है, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है तो प्रिंस मैं जीत चुका हूँ, अनाउंस नहीं करना। वो कहता है ठीक है, लुओ टियांग जीत चुका है इस हेवनली सेक्रीफाइस कंपटीशन के अंदर। ये सुन के सभी लोग वहाँ खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि चलो अब मेरे को लोग कम से कम लूजर के नाम से तो नहीं जानेंगे ना। वो अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ उसकी चिंता करती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो कहता है मैं ठीक हूँ। वो उसकी बहन कहती है कि यदि मेरी हालत खराब नहीं होती तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। होता कोई बात नहीं, पहले मैं एक लूजर था पर अब से मैं एक जीनियस हूँ। हर फंदे की नजर में, अपनी फैमिली की नजर में पर बदला नहीं हूँ। होता कोई बात नहीं। होता मदर मैं आपका बेटा हूँ, एक चैंपियन हूँ, मैं इस हेवनली फेस्टिवल को मैं जीत चुका हूँ, आपको रोने की जरूरत नहीं है। होता साले तू आज भी मेरा बेटा ही है, मैं तेरी माँ हूँ समझे। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ। हम देते हैं वहाँ माहौल ऐसा ही होता है। तभी उसकी आंखें बंद होने लगती है। होते क्या हुआ, तुम ठीक हो, सुनो। तभी हम देते हैं वो वहाँ बेहोश हो जाता है। होते कि इससे क्या हुआ, होता लगता है ये बेहोश हो चुका है। हम देखते हैं मामी के इनर कॉन्शियसनेस माइंड में, जहाँ पे हम देखते हैं उसी ब्लैक स्टोन को। ये देख के वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो कहता है ब्लैक डायमंड, एक मिनट मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। उसके अंदर से हम देखते हैं एक लड़की बाहर निकलती है। वो कहता है कि तुम कौन हो, और हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे आके उसे किस कर लेती है। ये देख के वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके होठ बड़े नरम हैं। क्या ये सच में सपना है क्या, या फिर ये मेरे कुछ करने की कोशिश कर रही है। तभी मामी की आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं उसकी बहन वहाँ पे उसे हील कर रही होती है। वो कहती कि माँ रैन तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती कि मेरे पास मेरी प्योर स्पिरिचुअल बॉडी है, मेरे में स्पिरिचुअल पावर भर भर की है, मैं अपने भाई को दे दी हूँ। हम देखते हैं वो कहती कि बस थोड़ा सा ही, और तभी उसके भाई को होश आ जाता है कि मुझे क्या हुआ था। वो था कि तुम फेस्टिवल के अंदर बेहोश हो गए थे, तुम्हारी बॉडी वीक हो गई थी, तुम्हारी सांसें धीरे धीरे आ रही थी। तभी कोई आता है कि हम यहाँ पहले से आए हैं इंपीरियल डिग्री लेके लुओ टियांग के लिए। होता है सिटी ऑफ माउंटेन गोस्ट, जो कि जल्द ही ओपन होने वाला है एम्परर डे के दिन। सन ऑफ जनरल लुओ टियांग जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, सो उसे वहाँ पे उसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको भेजा जाता है। सन ऑफ लुओ टियांग आपको 3 दिन के अंदर किंगडम के अंदर जाके वहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। होता है क्यों नहीं, मैं इस चीज को याद रखूंगा, आपका धन्यवाद। 3 दिन बाद हम देखते हैं वो एक ग्रुप के साथ होता है। ये जो गोस्ट सिटी जो है ये हर 5 साल में एक बार खुलती है और उसके 1 महीने बाद बंद हो जाती है। एक्सप्लोरर टीम के अंदर मोस्ट ऑफ जितने भी बंदे हैं वो सब कैदी होते हैं जिनको सजाए मौत मिली होती है, और वो कुछ कल्टिवेटर जो कि अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। और यही एक रीजन था कि इसलिए मैं उस दिन उस गोस्ट फेस था उससे हार गया था, क्योंकि वो भी इनमें से कभी एक हुआ करता था। वो भी इसी गोस्ट सिटी के अंदर एक बार आया था और जिंदा वहां से आया था, इसके कारण ही वो ज्यादा फेमस है। होता मोस्ट ऑफ कल्टिवेटर इनकी कल्टिवेशन ज़्यादा नहीं है, 2nd या 3rd पे ही है। बस वो एक मास्क पहनी हुई औरत है जो कि 4th या 5th लेवल पे होगी। उसे लॉकडाउन में नहीं कर सकता, वो कुछ तो छुपा रही है। वो कहता है अब बस करो यार तुम खाना, यार तुम कब तक खाते रहोगे, तुम तो मुझसे भी पहले से भी ज्यादा खा रहे हो। वो कहता है कि तुमने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ। बोला ठीक है पर लेकिन अब रुक जाओ यार, कितना खाओगे। तभी हम देते हैं वहाँ पे 2 गार्ड्स आते हैं, एक 5th रैंक पे होता है और दूसरा भी 5th रैंक पे ही होती है। वो कहता है कि हमारी ये ट्रिप 1 महीने की होती, जिनमें से 7 दिन हमें वहाँ पहुंचने में लगेंगे, 14 दिन तुम लोगों को सिटी के अंदर घूमना है, वो भी वो जगह जहाँ पे अब तक ढूंढा नहीं गया है। ठीक है चलो सब लोग पीछे आओ। हम देते हैं वो लोग जाने लगते हैं। हम मेकेटे कहता है कि चलो मुझे भी देखना है ये गोस्ट सिटी क्या है बवाल आखिरकार। वो कहता है कि अगर मैं बात करूं, ये कैप्टन इस फॉरबिडन आर्मी का ये कोई छोटा मोटा नहीं है, और पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि पिछले सालों से भी ज़्यादा इस वक्त मतलब कि लोग आए हैं, और पिछले साल से इतनी आसानी से खोला भी नहीं गया था, और उससे भी ज़्यादा कोई भी यहाँ पे फॉरबिडन आर्मी को नहीं भेजता है। और इतना लंबा 14 दिन का टूर तो बिल्कुल भी नहीं, पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। हम देते हैं 3rd प्रिंस के वहाँ पे, जहाँ पे गवर्नर के पास एक चिट्ठी आती है कि एक्सप्लोरर टीम को भेज दिया गया है। उधर 3rd प्रिंस प्लान शुरू हो चुका है। लुओ टियांग मुझे लगता है कि अभी से मैं वापस आ पाएगा क्या। वो बता कोई न्यूज़ है गोस्ट सिटी की। वो बता अभी तक तो नहीं। वो बता जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। उस लुओ टियांग की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा वापस आए। हम देते हैं तभी वहाँ पे हमारे लुओ टियांग के ऊपर कोई अटैक करता है। वो बता कि ये अच्छा नहीं है, और वो गलती से हमारे मेगड़ की जगह अपनी उसको पकड़ लेता है। वो कहता है क्या मजाक करे हो। वो कहता मुझसे दूर हो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। वो होता है यार तुम 4th रैंक पे हो और तुम एक 2nd रैंक के बंदे के द्वारा पकड़े जा चुके हो, हाउ एम्बैरेसिंग यार। वो कहता है मजाक मत करो समझे, अपना अटेंशन दो। वो कहता है देखो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तभी वहाँ पे सिटी गार्ड आता है कि ओ लूसी उसे जाने दो, अदरविश याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होता मैं सिटी ऑफ गोस्ट जा रहा हूँ, मैं तो वैसे भी वहाँ मरने वाला हूँ, एब्सोल्युटली मुझे कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ मरूँ या वहाँ मरूँ बात तो एक ही है। देन तब तो ठीक है। और वो वहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ देता है जिससे हम देते हैं वो वहाँ पे मर जाता है। ये देखिए वो लोग हैरान हो जाते हैं, वहाँ पे सभी लोग पैनिक में आ जाते हैं। हम देते हैं वो कहता है कि इसने बस इसका नाम लिया और कुछ जेड तोड़ा एंड देन ये हो गया। बता चलते रहो रुको मत।
हम देते हैं 7 दिन बाद उस सिटी के बाहर पे। वो कहता है 7 दिन यार ट्रैवल किया, थक गए, फाइनली यहाँ पहुंच गए। वो कहता है हाँ मैं थोड़े यहाँ और ज़्यादा कुछ खा सकता हूँ। तभी हमारे मीटे से कोई टकराता है। होता सब ठीक है? होता हाँ सब ठीक है। और हमारा मीटे उसको देख के कहता है गोस्ट बोन टैटू, तो ये गोस्ट कल से है। इतने सारे एविल डिसेबल सेक्टर के ये इस गोस्ट सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं? होता क्या हुआ? होता कुछ नहीं, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, ठीक है। और हम देते हैं वो भी उसके पीछा करने लगता है। और मामिंगटे वहाँ पे किसी को कुछ पैसे देता है। वो कहता है इविल कि हमारे यहाँ पे इविल लोग जो वो द बीक है, ये इविल डिसेबल ये यहाँ पे सिटी में आए हैं, पक्का कुछ ना कुछ तो करने आए होंगे, क्योंकि पब्लिकली इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये यहाँ पे आए। मैं इनका पीछे करना चाहूंगा। और हम देते हैं वो वहाँ पे एक मोर पंख लेता है। वो कहता है इसी चीज का साबित होता है कि ये अब नोबल बिहेवियर कर रहे हैं इस फॉरबिडन लैंड के अंदर। यहाँ पे गार्ड्स भी बहुत ज्यादा है। ये लो ये पकड़ो। वो तो कितना बड़ा बेवकूफ है, ठीक है इसे जाने दो, मेरे बाप का क्या जाता है। और हम देते हैं वो वहाँ पे पैसे देके वहाँ से बाहर आ जाता है उनका पीछा करते हुए। वो देख ये कल्टिवेटर, इनकी कल्टिवेशन इतनी हाई नहीं है, हाईएस्ट लेवल वाला भी 4th रैंक पे है और 3 रैंक पे है। वो तुमने देखा वो कहीं इधर उधर तो नहीं है ना, क्या तुम वापस आए? वो था मैंने उसे क्लोजली देखा, वो अंदर है, बस एक एग्जिट डोर है, हम उसे बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, बस इंतजार करो। वो कुछ तो पकड़ने की बात हो रही है। वो कहता देखो कौन है वहाँ पे। हम देते हैं वहाँ पे टेंट के अंदर से एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है। वो कहता पकड़ो साले को। हम देते हैं वो कहता है कि चुपचाप जा रहे हो, वो ट्रेजर हमें दे दो। वो क्यों? यदि तुम मुझे लूटना चाहोगे तो मैं अथॉरिटी को इसके बारे में कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ तो गवर्नमेंट को कंप्लेंट करोगे, गवर्नमेंट को यदि इस बारे में पता चला तो वो सबसे पहले तुम्हें ही अरेस्ट करेंगे। हम अमीट उसको देख के कहता है कि यार ये तो एक बीस्ट का बच्चा है जो कि अपने आप को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर चुका है। इसकी इंटेलिजेंस बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। खुदा मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वो कहता है अच्छा बुलाओ अपने दोस्तों को, तुम बस चिल्लाना जानते हो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। होता है कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई मेरी मदद करो, जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे बहुत पैसा दूंगा। तभी वहां पे कोई आता है कि देख के वो कहता है कि कौन? और वो होता है मामी गिड़ा जो कि उसे अपने पास खींच लेता है। वो होता है कि मैं जानना चाहूंगा इविल डिसेबल्स का यहाँ ओपनली यहाँ आना, ये सब कुछ करना, क्या प्रपोजल है तुम लोगों का? होता किड हमारे बीच में मत आ, एक 3rd रैंक का बंदा यहाँ पे हमें धमकी दे रहा है इस टेरिटरी में आके। लगता है ये राइट सलान से बिलोंग करता है। यदि कुछ अच्छा होता तो सच में कुछ बुरा भी होता है। इसके बारे में मुझे जल्दी रिपोर्ट करनी होगी। होता मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे प्रति बहुत सौभाग्य रहूंगा। मतलब ये गुड आइडिया नहीं है एक बच्चे को इतनी अच्छी जगह पे यहाँ पे धमकी देना। चलो हम यहाँ पे फाइट ही कर लेते हैं। वो होता तुम मरना चाहता है, तू बस एक छोटा सा 3rd रैंक का आदमी है, तू अपने आप को हीरो मानता है, चल मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। पर मामी पल भर में उसे वहां मार देता है कि खेल खल्लास। ये देखिए वो कहता है कि हाँ मारो मारो इन सबको। ये देखिए वो उसे धमकाता है, वो उसके पीछे चला जाता है कि क्या देख रहे हो, मेरा बेनिफैक्टर तुम्हें मार देगा। वो कहता है साले मुझे जाल में फंसा रहा है, मुझे मौत के मुंह में धकेल रहा है। वो तो मुझे याद है, तुम तो वही बंदे हो ना मार्केट के अंदर वाले, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है फॉरबिडन आर्मी के साथ, इसकी कल्टीवेशन हिडन है। वो तक ये गवर्नमेंट का आदमी है तो अब इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इविल गॉड के नाम पे हम तुम्हें सजा देते हैं, हम इविल डिसेबल यहाँ पे इविलिटी को जगाते हैं, हमारी मदद करो। ये देख के वो कहता है टेलिस्मैन, ये तो एक रिचुअल है। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे टेलिस्मैन को फोड़ते, वहाँ पे हम देखते हैं उनके अंदर पावर आ जाती है। वो द इविल गॉड आपकी जय हो, हमें ये फॉरबिडन फायर देने के लिए, हमारी बॉडी हम आपको कुर्बान करते हैं, हमारी आत्मा भी। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे पड़ जाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं हम अमीट अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए अपनी तलवार से उनके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, अपनी सोर्ड से अटैक करता है पर उनको कुछ नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे है, तुम शायद 5th नहीं तुम उससे भी ऊपर लगते हो। और हम देते हैं वो लोग अपनी फ्लेम के अंदर मामिगड़ी को फंसा लेते हैं। हम मामिगड़ी कहता है 1 मिनट इसकी आग तो बड़ी तेज है। वो कहता तुम जल रहे हो। वो डरो मत। और हम अपना 6 पैक ऐप दिखाता है, उसके पास वहां बोतल उछल के गिरती है। वो 1 मिनट ये बोतल तो मैं जानता हूँ। वो कहता बच्चे तो इस आग के प्रति गिर जा चुका है, इसका नाम है हेवनली घोस्टली फायर। इसके अंदर एक बार जलने वाला आदमी कभी वापस जिंदा नहीं होता। और मामेट उस आग को काटने लगता है पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं है, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मत करो, इसके अंदर तो कोई स्पिरिचुअल पावर भी काम नहीं कर सकती, समझे। वो कहता है यार ये फायर से मुझे जल्द से हटाना होगा, पर मैं कैसे, मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर क्या अपने स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए, बट लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मुझे इस घोस्ट फायर से रेजिस्ट करना होगा। इसकी जो हॉट हीटनेस है, टेम्परेचर वो बहुत तेज है। तभी हम देते हैं बच्चा उसे वहां पे वो बोतल देता है कि इसका इस्तेमाल करो। होता है ये क्या ये बोतल इन डीमन फायर से फाइट कर पाएगी? होता है इसका इस्तेमाल करो, मैंने कहा ना। होता अब कोई चॉइस नहीं है, मरने से अच्छा है कि यहाँ पे कम से कम इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी मुझे नहीं पता कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, पर लेकिन ये बहुत कमाल का ट्रेजर है, उसने मुझे कहा था चलो इसका इस्तेमाल करता हूँ। और ढक्कन जैसे उतारता है, हम देते हैं उसके अंदर से वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और सारी आग जो है ना वो उसके अंदर खींचनी शुरू हो जाती है। पर अभी हम देखते हैं फ्लेम उसके ऊपर अटैक करती है। वो कह रहा है कि देखा तुम्हारी कल्टिवेशन चाहे कितनी हायर क्यों ना हो, ये आग तुम्हें जला के रख देगी। पर वो कह रहा है कि अरे यार तुम अपनी आंखें खोल के देखो, जरा
ध्यान से देखो। हम देखते हैं मामेटो वहां से बाहर आता है। ये देख के वो कहता है क्या, और हम देखते हैं वो वहां पे सब कुछ को शक करने लगता है। वो तो घोस्टली फायर इसके ऊपर काम नहीं कर रही, ये कैसे, भागो। हम देखते हैं तभी मामेटो कहता है कि कहाँ रहे हो, सोल अटैक, और उसके ऊपर अपने सोल अटैक का इस्तेमाल करके उसे वहां मार देता है। वो कहता है ये तो बड़ा कमाल की चीज थी, और आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद की, हम दोनों हिसाब बराबर हो गया। होता है कि तुम कैलकुलेशन में अच्छे हो, पर लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, तुमने मेरी मदद फ्री में की थी। वो कहता है कि पर लेकिन ये, वो कहता है सुन मोटे, देख ओरिजिनली मेरा प्लान था कि इन दो में से कोई एक या दो को अगर मैं जिंदा पकड़ लूँ ना तो मैं इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ, क्योंकि एक गोस्ट सिटी के अंदर आते जाते रहते हैं। इसके लिए सो क्यों ना कैसा रहेगा, हम एक डील करते हैं, तो मुझे सिटी ऑफ गोस्ट की इन्फॉर्मेशन दे, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा, ये कैसा है। तो मैं कोई फेटू नहीं हूँ, मेरा नाम है काइजू, मैं 100 साल से इस दुनिया में जिंदा हूँ, पर लेकिन उसे गिरा देता है। लगी 100 साल, तो एक बच्चे के जैसा है और एकदम अजीब सा बर्ताव कर रहा है, और अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में लेके आ गया, एक बीस्ट का बच्चा होने के बावजूद भी ये मोटा बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है। ये अच्छा है, मैं इसे सच उगलवा सकता हूँ। वो तो मुझे किसी छोटे मोटे बीस्ट से कंपेयर मत करो, मैं एक ग्रेटेस्ट डीमन रेस से बिलोंग करता हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या कहा, ग्रेटेस्ट डीमन रेस, जो कि 10,000 साल पहले उनको अबॉलिश कर दिया गया था, पूरी डीमन रेस को ही। तुम्हारे पास कोई इसका प्रूफ है, क्या कह सकते हो तुम। हम देते हैं वो अपने हाथ को वहां मेंढक में बदल के दिखाता है कि देखो मैं एक फ्रॉग वाला डीमन हूँ, मैंने अपनी बॉडी को फ्रॉग में बदला लिया था, तुम देख सकते हो। आमतौर पे मैं चाय पीता था, गर्म पानी में नहाता था, तो मैं धीरे कल्टीवेशन की, अब फिर जब मैं इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो मेरा नाम काइजू मैंने रख लिया। वो तो मुझे यकीन नहीं होता डीमन सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। मैं जबकि बहुत क्यूरियस हूँ, बट लेकिन इस समय मेन इंपॉर्टेंट है माउंटेन सिटी को, गो सिटी के बारे में। मुझे ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, हम डीमन रेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पर लेकिन सबसे पहले अभी हमें माउंटेन ऑफ गो सिटी के बारे में जानना है। वो तो मुझे सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है। उधर सच में सीक्रेट पैसेज, उधर हाँ सब बताओ तुम क्या चाहते हो। वो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लोकेशन सही है या नहीं, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। होता है कमीना आदमी। हम देते हैं मामेडो से और भी पैसा देता है और अपने कपड़े लेता है। किस साले ने मुझसे मेरे कपड़े ले लिए यार, इसकी नजर में पैसे की क्या औकात है। होता है कि डीमन बोर्न कल्ट पीपल वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। होता है कि मैं डीमन मर्चेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, इनको क्या इस दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में मुझे पता है, और इसी कारण मैं एक हेवनली एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन और चीजें को एक्सप्लोर करने के लिए सीक्रेट पैलेस को इंक्लूडिंग गोस्ट सिटी को भी। होता है हेवनली एसोसिएशन, अच्छा मतलब कि एसोसिएशन, ठीक है मुझे पता है उसके बारे में। वेल इस समय हमने सोचा था, हमने ऑर्गेनाइज की 20 पीपल की टीम जो कि इस गोस्ट सिटी के एकदम मेन हार्ड कोर तक जाएगी। फर्स्ट टाइम हमने एक अननोन बॉक्स ढूंढा एक अननोन एरिया के अंदर, पर हमें उस समय पता नहीं था कि हम इन बोन कल्ट के लोगों के द्वारा टारगेटेड हो जाएंगे। इकलौता मैं एक ही हूँ जो कि उन 20 में से यहाँ से बच के आ पाया है। मुझसे मेरा ट्रेजर लेने की कोशिश मत करना। वो होता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेजर हैं, तुम्हारे बॉस की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं मेरे सामने। मुझे वैसे भी इसमें जानना नहीं कि इसमें क्या है, मुझे बस सिटी के बारे में जानना है। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ठीक है ज्यादा मत बोलना। होता है कि सुसु करने में तो क्या टाइम लगता है। उधर सॉरी वो क्या थोड़ा यहाँ वहाँ करने दे नहीं देते तो थोड़ा आगे गया था, अब मैं रोक नहीं पाया, फिर मैंने खुला भी कर लिया। वेल मैं एक न्यू फ्रेंड से मिला हूँ, ये भी दुनिया को देखना चाहता है, क्या हम इसे अपने साथ रख ले। होता हाँ वो कहता है मैंने अपने 300 साल के तजुर्बे में, मतलब इन 3 साल के तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं देखा। लोगों ने इस जगह को समझ के क्या रखा है, ये एक मौत की जगह है। वो कहता है चलो कुछ भी हो, कम से कम मैंने काइजू को अपने साथ तो रखा, पर लेकिन जिस हिसाब से इसने शब्द बोले, जो इसने बातें बोली, मेरे ख्याल से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये सोल्जर भी लगता है कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ऐसी गहराई है जो कि अब तक मैं जान नहीं सका हूँ। और वो सोल्जर वास्तव में ये कह के गया है कि तुमने 3 साल इस गोस्ट माउंटेन के अंदर बिताए हैं, पर फिर भी तुम अब तक इस गोस्ट माउंटेन को सही ढंग से समझ नहीं पाए हो। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे अपना फ्रोगी जो होता है वो कहता है कि तुमने 3 साल गोस्ट माउंटेन के अंदर बिताए हैं। होता हाँ वेल मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, हम कल बात करेंगे। होता है मेरी बात, अरे यार वो कहता है कि मेरे मर्चेंट यूनियन के अंदर जो लीडर है वो 1st या 2nd रैंक ह्यूमन लेवल पे है, ह्यूमन कल्टीवेटर लेवल पे है, और यहाँ पे जो बंदे हैं ये लोग मतलब कि कोई 50-30 है, ये लोग जो है ये QI रिफाइनिंग के 8वें या 9वें लेवल पे हैं, और इनमें से मेरे ख्याल से सिर्फ 10 या 12 लोग ही यहाँ से जिंदा बच के आ सकते हैं अगर अपनी जिंदगी के 2 या 3 साल भी यहाँ बिताए तो। पर ये बंदा यहाँ पे बस 3rd लेवल पे QI रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे होने के बावजूद भी इसने 3 साल यहाँ बिता लिए। अबे किस प्रकार का आदमी है ये, क्या है ये। हम लेते हैं अगले दिन जहाँ पे वो कहता है कि ये बच्चा, वो कहता है तो खाने पे जान दे। वो कहता है वहाँ पे 1 मिनट अर्थ क्यों कह रहा है क्या ये। होता हिलो मत यहाँ पे कुछ आ रहा है। हम देते हैं सभी लोग वहाँ पे छुपने लगते हैं। वहाँ पे तभी एक लड़की आती है कि वो कहती है 2 टाइगर यहाँ पे आ रहे हैं, और दोनों को देख के बता सकते हो 20 या 30 साल के हैं वो। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे जो बीस्ट जो होती है उनकी जो रैंक होती है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होती है, जो जितनी बड़ी उम्र होगी यानी कि 50-100 उसका वो उतना ही ज्यादा पावरफुल हो गया। यहाँ पे एज के रूप में उनकी रैंक गिनी जाती है। और इस समय जो बीस्ट है वो 20 से अगर 30 साल की उम्र में हो तो मतलब कि वो अपने एडल्टहुड में है। हो रहा कि बाप रे अब हम क्या करें, हम लोग मारे जाएंगे, वो हमें खा देंगे।
जाएंगे। बोला शट अप एवरीवन, सब लोग चुप जाओ। यदि तुम नहीं छुपे तो फिर अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही और सारे बंदों की जान भी चली जाएगी। हम देते हैं सभी लोग वहाँ छुपने लगते हैं। तभी हम देते हैं वहाँ पे 2 टाइगर वाले बीस्ट आ जाते हैं। हम देते हैं वो बच्ची कहती कि लगता है ये दोनों यहाँ पे खाने की तलाश में आए हैं। वो होता है कि तुम देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है। ये दोनों टाइगर जो है ये लोग इस वक्त वीक है, पर यदि अगर एक बार ये लोग अपनी 30 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो ये अपने 30 मीटर के रेंज में आने वाले हर बंदे को मार देते हैं। अगर हमें वो सिटी में जाना है तो सबसे पहले हमें इनसे फाइट करनी होगी, और इनसे फाइट करना अभी इतना आसान नहीं है, पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। मैं टीम को छोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ इनके थ्रू, इनकी बदौलत। हम देखते हैं वहां पे वो बच्चे के ऊपर अटैक करता है, वो उसे अवॉइड करो। तभी हम देखते हैं वहां पे एक बंदा गलती से छींक देता है, जिसको हम देखते हैं वो सुन के वो लोग वहां पे उनकी तरफ जाने लगते हैं। वो कहता कि तुमने ये क्या किया इडियट, जाओ बता क्या हमारी जान बचाओ। हम देखते हैं वहां पे वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहता कि तुम लोग साले उधर है टाइगर, कहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरे पास आओ। हम देते हैं वो उसके पीछे जाने लगता है। उधर लूट यहाँ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो क्या, अभी ये समय नहीं है मरने का। वो कहता है कि आ जा, चलो हमने इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, चलो चलो चलो। हम देखते हैं वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। वो होता है कि लूट यांग सच में कोई लूजर नहीं है, लूट यांग सच में कमाल का है। इसने 2 टाइगर्स को अपने पीछे लगा लिया। यहाँ पे 2 5वीं लेवल के मतलब की सोल्जर्स हैं, अगर वो भी इन दोनों को रोकने की कोशिश करें तभी हम मार जाएंगे। अब हम क्या करें, होता कुछ नहीं कर सकते। अभी मौत आनी अभी भी है और बाद में भी है, आनी तो एक न एक दिन है ही है, हमारी मौत आनी है। वो कहता है कैप्टन क्या मैं जाके उसे रेस्क्यू करूं, पर इस वक्त थर्ड प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। वो होता है ठीक है तो एवरीवन चलो चलो चलो, मूव ऑन जल्दी चलो। वो भाग रहे होते हैं। हम देते हैं वो कहती है कि तू तो हमें अपने साथ लेके मर रहा है। वो कहता है कि ये हमारे साथ हमें इस प्रकार से क्यों धकेल रहा है। वो कहता है मामी की कि देखो इसकी जो हड्डियां ना वो एक गुड मटेरियल है स्वॉर्ड बनाने के लिए, एक परफेक्ट वेपन बनाने के लिए, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। चलो अब तुम लोग जरा साइड हटो। वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, हीरो बनने का टाइम नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास ह्यूमन से फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर इन 3 साल मैंने घोस्ट माउंटेन के अंदर बिताए हैं, सो मेरे पास एक्सपीरियंस है बीस से लड़ने का। चलो आ जाओ। हम देखते हैं मामेट अपने तलवार निकाल के उनके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो बच जाते हैं। वो कहता है वो कहता है ये ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इसने इस 8वें क्यूआई रिलम के 2 सबसे पावरफुल बीस्ट को हरा दिया एक झटके में। वो तो सच बीक यार, सच में मैं हैरान हूँ कि सर्वाइव कैसे कर रहे थे। वो कहते ये टेक्निक ये सच में अनयूजुअल है, तुमने आखिरकार इनको कैसा हराया, और यहाँ तक कि ये जो ओरा निकला तुम्हारे अंदर से बीस्ट वाला, ये भी एक अनयूजुअल था। तुम वास्तव में कहाँ से बिलोंग करते हो यार। वेल इतना मुझे नहीं पता, पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि मुझे इस घोस्ट माउंटेन के अंदर मिला था, उसने मुझे ये सारी टेक्निक सिखाई, मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। बोलते क्या वहाँ पे एक आदमी रहता भी है उस घोस्ट माउंटेन के अंदर, ये बड़ा अजीब है सच में, ये कहीं उसका मास्टर तो नहीं है। मतलब अब हमें एक बैग चाहिए जिसके अंदर हम इनको इकट्ठा कर सके, या फिर एक स्पेस रिंग भी। होता है उस मार्केट के अंदर से मैं यहाँ से वो बैग लेना भूल गया। वो तो मेरे पास एक स्पेस रिंग है, पर लेकिन ये फ्री में नहीं होगा। मैं तुम्हें एक फेवर करूंगा कि यदि अगर हम इसे मार्केट में बेचेंगे तो इसकी पर की कीमत होगी 60,000 टेल। मैं तुमसे 20,000 टेल से उधार मतलब कि लूंगा, ठीक है, यदि तुम एग्री करते हो तो ठीक है। ये देखिए वो कहता है कि मर्चेंट्स हमेशा इस प्रकार से क्यों करते हैं। होता तुम्हारा शुक्रिया। बोला ठीक है, इस वक्त फिलहाल भी हम लोग घोस्ट माउंटेन के अंदर चलते हैं। हम देते हैं वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं तो हम देते हैं वहां पे उनके ऊपर यानी कि दूसरों के ऊपर वहां पे वही टाइगर्स अटैक करते हैं। वो कहता है ये कमीना हम अगर मरेंगे तो इसको भी साथ लेके मरेंगे। हम देते हैं वहां पे एक बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। ये देखिए वहां पे वही बुढ़ा वो कहता है कि बेचारे बहुत सारे 8th क्यूआई लेवल के मास्टर यहाँ आते हैं मरते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। वो कहता है वहाँ पे थर्ड प्रिंस की कुछ पता चला, सब क्या मर गए। वो कहता है यस, जितने भी सोल कार्ड थे वो सारे शटर हो चुके हैं, पर लेकिन कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली है। वहाँ के अंदर का जो डेंजर है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है। होता है लोट यांग वो लूजर, क्या वो सर्वाइव कर गया या फिर वो मर गया। होता सिचुएशन जो है वहाँ की वो बहुत है टेंस है, पर लेकिन न्यूज़ ये कहते हैं कि लोट यांग जो है वो टाइगर्स के साथ वहां से अपने साथ लेके भाग गया, पर लेकिन लोट यहाँ का जो जेड है वो अभी भी चमक रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। वो कहता है ठीक है तो प्लान के अनुसार चलो। बोला ठीक है। ये थर्ड प्रिंस जो है ये सच में बहुत पावरफुल है, एक तीर से 2 निशाना करना चाहता है, मैं समझ सकता हूँ। हम देते हैं वहां पे अंदर जहाँ पे वो कहता है, तो ये है ओरिजिनल यहाँ का गेट जिससे हम अंदर जा सकते हैं। वो कहता है कि देखो मेरे को जहां तक पता है 10,000 साल पहले एक एंशिएंट विच हुआ करती थी जो कि इसके मतलब की घोस्ट माउंटेन के ऊपर रहा करती थी। बहुत सारे इन्विजन बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसने उसके ऊपर अटैक किया था, पर लेकिन उसने थक हार के वहां पे बहुत सारे स्किल बहुत सारे स्पिरिचुअल मैजिक को वहां पे सील किया था, जो बहुत सारे ट्रैप लगा दिए थे। यदि किसी बंदे को उन ट्रैप का सही लोकेशन ना पता हो तो वो तो पल भर में मारा जाएगा। बोलता चलो अंदर चलते हैं। बोलते क्या पागल हो गया यार, मैं तुम्हें यहाँ तक ले गया गया, अब तुम्हें अंदर जाना है यार, थोड़ा पेशेंस रखो। तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। देखो दोस्त तुम्हारे पास 2 ब्लैक टाइगर्स है, ठीक है, तुम्हारे पॉकेट स्पेस रिंग के अंदर, यदि तुम चले गए तो तुम 20,000 टेल्स को खो बैठोगे, और ये कोई इतनी बड़ी आसान बात नहीं है समझे।
इस बंदे को यहाँ के बहुत सारे सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है जितना मुझे भी नहीं पता, तो ये काम आएगा। वो कहता है कि यार मुझे अब हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद के पैर के बड़ी कुल्हाड़ी मारता हूँ। हमारे मेंटर जब आगे जाता है तो वो कहता है कि ये सब तो वही है ना, आखिरकार गोस्ट बोन वाले कल्ट के लोग। वो कहता है देखो इस सिटी के अंदर यहाँ पे 6 गेट है, 6 में से 3 ओपन हुए हैं जिनको डिस्कवर किया गया है, और 2 गेट जो है वो एक तो युआन माउंटेन किंगडम और दूसरा आयरन फोर्ट किंगडम, ये 2 कंट्रोल करते हैं, और बाकी 2 जो है वो अदर्स द्वारा कंट्रोल है। वो एक ही, और वो है गोस्ट बोन कल्ट। तो मुझे जहाँ तक पता है कुछ तो छुपा रहे हो। रूमर्स ये कहते हैं कि जो गोस्ट चर्च जो है वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है कभी किसी को नहीं पता, पर लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ वो इस सिटी के अंदर है। वो कहता है हाँ देखो ये भी कहा जाता है कि जो सीक्रेट पैसेज जो है वहाँ पे उसके अंदर जाने का रास्ता है, और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्या बोला सीक्रेट ट्रेजर है विद ट्राइब के और अदर लोगों के, और जो सेकंड फ्लोर जो है वो और ज्यादा मिस्टीरियस है। पर लेकिन मेरे को जहां तक पता है जो इनके जो हेडक्वार्टर जो है इनका मास्टर हेडक्वार्टर का वो जो है वो इस सिटी के अंदर रहता है और अपने आप को ट्रेनिंग देता है, और इसके डिसेबल जो है वो बाहर की दुनिया में अपना काम करते हैं। पर लेकिन ये बड़े अजीब वे में मारे गए हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमसे पहले यहाँ आया था तभी वहाँ पे धमाका होता है। वो कहता कोई यहाँ आया तभी वहाँ पे एक लड़की आती है कि ये मास्टर डू प्लीज मेरी मदद करो। ये देख के वो कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? वो ये तो वही एक्सप्लोरर्स में से एक है ना। वो तुम कैसी? वो मुझे चाहिए, मुझे आपका खून चाहिए। बोले क्या तुम्हें क्या चाहिए? और वहां पे हमारे मेगेट को काटने लगती है, उसके कंधे पे उसका खून सक करने लगती है। वो कहता तुम परवर्ट वुमेन प्लीज तुम ये क्या करी हो यार, इस प्रकार से मत करो नहीं तो मैं कुछ गलत कर दूंगा। वो तो एक खूबसूरत औरत सच में तुम्हारा खून चूस रही है, ये कल्टीवेशन का मेथड है, लोगों के सामने दिन दहाड़े, और हम देते हैं वो चूसती जा रही होती है। ये देखिए वहां माहौल बड़ा ऑकवर्ड होता है। वो कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज वे है, ऐसा लगता है 2 लवर आपस में मीटिंग कर रहे हैं। वो कहता गलत मत समझो, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, ये लड़की मेरा खून पी रही है, मेरी मदद करो। वो कहता है कि अरे हम देखो मैं मानता हूँ मेरी एज आज की है, मैं अडल्ट में जा रहा हूँ, पर लेकिन ये चीजें होती है। वो कहता है भाई मैंने कुछ नहीं देखा। वो कहता है क्या कह रहे हो? अरे सुन तूने पी लिया क्या, उठ उठ। और वो उसे अपने आप से दूर करता है, अपने आप को हिल करता है। ये देखिए लड़की हैरान होती है। वो कहता है क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? वो कहती है कि मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। ये सुन के वो कहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहता हाँ तुम कह सकते हो, पर लेकिन तुम्हें मेरी फैमिली को ज्वाइन करना होगा। मैं सेकंड लेडी हूँ ब्लड क्लैन की। हमारे क्लैन का एक एंशिएंट रूल है कि यदि कोई औरत हमारे ब्लड क्लैन की वो अगर खून पीती है तो वो बस उसी का ही खून पीती है जिससे वो प्यार करती हो। यदि अगर उसके सामने कोई और पर्सन है और उसने उसका खून पी लिया तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हम उसी के दम पे जीते हैं जिसका हमने खून पिया होता है, और हम उसी से शादी करते हैं। और हाँ वो बंदा मेल होना चाहिए, हम फीमेल का कभी नहीं पीते। हमारी फैमिली में एक औरत और मर्द एक दूसरे का खून पीते हैं। सो अब से तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर चुके हो। वो कहता है ये बढ़िया है, आप इसकी फैमिली को ज्वाइन करो, खाना पानी ये सब मिलेगा, हाँ ये बढ़िया रहेगा। वो तो मजाक करी हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है तुम्हें लेके, और वैसे भी मुझे तुम्हारे ब्लड क्लैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है। वो कहती है यदि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप मेरे क्लैन के रूल को तोड़ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो सकता है किलिंग। ये बात फिर से सोच लो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारा मेट है उसका हाथ पकड़ता है। वो तो तुम क्या कर रहे हो? वो कहता मुझे धमकी देने वाले आज तक कभी पैदा नहीं हुए इस दुनिया में, और उसका हाथ तोड़ने लगता है। वो कहता तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, मैं एक झटके में तुम्हें मार सकता हूँ। ये देखिए वो कहती है कि बाप रे ये बहुत पावरफुल है, ये लगता नहीं कि कोई थर्ड क्यूआई लेवल का बंदा है, सच में ये बहुत पावरफुल है। पर इसको देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़का है। तभी हम देते हैं छुटकू कहता है कि एक मिनट कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है, हे कोई आ रहा है, जल्दी छुपो। हम देते हैं वो लोग एक पत्थर के पीछे सभी लोग छुप जाते हैं। माहौल बड़ा ऑकवर्ड होता है। वो कहता है देखो इस प्रकार से मत देखो, तुम मुझे फ्लावर डिसेबल मोयू की याद दिलाती हो, उस मून मेंशन की किंग सिटी की। होता तुम क्या मुझे उससे चिनार से कंपेयर कर रहे हो? होता शांत हो जाओ, कोई आ रहा है। हम देते हैं वहां पे बहुत सारे गोब्लिन्स आते हैं, और वहां पे आता है गोस्ट प्रिंस। वो कहता है ये तो 8th क्यूआई लेवल पे है। होता तुम यहाँ पे कब तक मेरा इंतजार करोगे, चलो आओ। हम देते हैं वो वहाँ पे 2 सिपाही आते हैं वही वाले। वो कहता है ये सच में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आपसे मिलने आए, प्लीज हमें माफ कीजिए कि आपको हमारे का इंतजार करना पड़ा। वो होता है कि यू और चेंग ये लोग इस कल्ट के अंदर कैसे मिले हुए हैं, क्या बात है, क्या माजरा है आखिरकार, क्या तुम लोग वो चीज लेके आए? होता हाँ। हम देते हैं वो उसे एक चाबी देती है कि ये लीजिए। ये देखिए वो कहता है कि एक मिनट ये तो 10th वॉलेज की चाबी है हमारी युआन किंगडम के। हमारी युआन किंगडम जो है आई नो वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर वो एक छोटा सा इस कॉन्टिनेंट का छोटा सा कंट्री है, बट लेकिन 300 साल पहले हमारी जो रूट है वो बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ पे 10 पावरफुल वॉलेट मतलब की ग्रेट किंग डायनेस्टी मतलब की सिटी के अंदर बनाए गए हैं, जो की सीक्रेट रीजन के अंदर 10 चाबियां हैं 10 वॉलेट को ओपन करने के लिए। एक वो प्रिंस और इम्पोर्टेंस मिनिस्टर्स के पास ही होती है। मेरे फादर के पास एक है जो की उन्होंने मिनिस्टर से वादा करके ली थी, और आई वाज लकी कि मैंने देखा था ये थर्ड प्रिंस यहाँ से गिव अप करके ये क्या करना चाहता है, इसका प्लान क्या है। होता है ये कि इसको बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर ये डिसॉल्व हो जाएगी जैसे ही आपने उसे ओपन किया। पता मैं जानता हूँ, अब जबकि हमारे बीच में ये डील हो ही चुकी है तो ये बढ़िया चीज है ना। बताओ मुझे क्या तुम्हारा काम करना है। होता है ये लीजिए आपको इसे खत्म करना है।
होता तुम्हारा मास्टर कितना हार्टलेस है। ठीक है 10 दिन में ये काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम देते हैं। वो कहते ठीक है तो लेकिन मिस्टर गोस्ट आप जानते हैं ना हमारे थर्ड प्रिंस कैसे हैं, आपको कोई अपना प्रूफ तो देना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट पे साइन हो चुका है कि आपने थर्ड प्रिंस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वो वहाँ पे अपना खून गिराता है उसके ऊपर। होता है कि मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, ठीक है मैं अपने टारगेट को हमेशा मारता हूँ। वो तो हम समझ गए वो तो बट पर लेकिन मुझे डर है, मुझे हमेशा हेट है जब लोग मुझ पर शक करते हैं। अटैक करो, हम देते हैं गोब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है मिस्टर गोस्ट आप गलत करें, क्या आपको थर्ड प्रिंस का डर नहीं है। हम देते हैं, वो कहता है मुझे किसी का डर नहीं है। वो कहता है क्या आज हम यहीं इसी प्रकार से मरने वाले हैं, मेरी फैमिली। तभी हम देते हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है। वो तो ये वो कहता है थर्ड प्रिंस ने जो किया वो सच में बेकार है, उसने इस की का इस्तेमाल किया वॉलेट की का यहाँ पे एक डील करने के लिए, ये सच में शर्मनाक चीज़ है। वो तो लुओटियांग तुम जिंदा हो। वो तो हाँ, और वो हमामेट अपने पावर को रिलीज करता है। वो कहता है एक मिनट ये पावर तो 8th की वाई लेवल की है। वो तो अरे नहीं यार एक मिनट, मुझे इसके अंदर से तो एक हिडन ट्रेजर की भी फील आ रही है। मैं ऐसा एक आदमी हूँ जो कि एक हिडन से हिडन मिस्टीरियस ट्रेजर को भी पहचान ले, पर मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये 3rd QI पे ही है। होता अरे फ्रोगी तुम देख नहीं पा रहे। होता मैं देख सकता हूँ, इसकी जो वास्तव फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं इसकी कल्टीवेशन लेवल वो 3rd QI पे ही है, पर इसका कल्टीवेशन मेथड जो है ना वो 8th QI पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना वो 8th QI पे है। होता मैंने तुम्हें फेस्टिवल के अंदर देखा था, तुम बहुत फेमस हो चुके हो, लोग कहते हैं कि तुम लकी हो, पर मुझे उससे मैं लकी हो, तुम सच में 8th QI लेवल पे पहुंच गए इतने सच्चे यंग एज में। वो कहता मुझे सिर्फ सच जानना है, मुझे सच बताओ क्या हो रहा है आखिरकार। वो कहता मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, सबके बीच में मत आओ, ये डायरेक्शन से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर एक डीमन कासल है, उसके ऊपर जो वॉल है वहां से अगर तुम उसको पार करोगे तो तुम यूनजैन किंगडम के अंदर वहां पहुंच जाओगे। तभी हमामेट उसका गला पकड़ता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बता। वो कहता मास्टर लुओ देखो मेरी बात, इस वक्त हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। हमारी फैमिली जो वो थर्ड प्रिंस के हाथों में है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारी फैमिली को मार देंगे। होता यदि तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हमामेट उसे छोड़ देता है। वो होता यदि तुम कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगा, ये मेरा वादा है, तो बताओ कैसा है ये। वो कहता है मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। हमामेट उसके आगे तलवार करता है क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आराम से मार सकता हूं, और यहाँ तक कि सीक्रेट जो थर्ड प्रिंस का है वो तो जब मैं सिटी वापस जाऊंगा तब मैं पता लगा लूंगा तुम्हें यहाँ पे मार के। वो कहती ये सही कह रहा है, लुओटियांग वैसे भी अब बहुत पावरफुल बन चुका है, ये 8th QI पे पहुंच चुका है। यदि ये कमजोर रहता तो मैं इसकी बात कभी नहीं मानती, पर लेकिन ये लुओटियांग अब 8th लेवल पे पहुंच चुका है, इसका टैलेंट कमाल का है। मैं चैंग आपकी हर बात मानूंगी, मैं चैंग फैंग आपके कमांड में हाजिर हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। ये सुन के वो कहता चैंग तुम पागल हो चुकी हो। वो गुड तुम एक ग्रेट वुमेन हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। चलो मुझे बस थर्ड प्रिंस के इंटेंशन जानने हैं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बताओ वो लोग वो किसको मरवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो कहता ठीक है यार। वो कहता पैटर्न करना बंद करो, बताओ इन्हें। वो कहता देख मुझे बताओ, देखो सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट की जो एक्सप्लोरर टीम जो है वो कभी भी फॉरबिडन आर्क द्वारा नहीं बेची जाती। मुझे बताओ तुम्हारे थर्ड प्रिंस का क्या प्रपोजल है वो यहाँ बेच के। वो कहता है कि हमारे थर्ड प्रिंस का पहला की प्रपोजल ये है कि वो इसके अंदर के लेवल्स को जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ा कि उनको ट्रेजर चाहिए सी क्राउन मैप का। वो कहती है और सेकंड है कि वो किसी को असैसिनेट कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वॉलेट की दी। वो किसे? वो कहता है 6th प्रिंस को। वो कहता है कि वो 6th प्रिंस को मरवाना चाहता है, वो थर्ड प्रिंस। वो कहता है कि रॉयल किंग की फैमिली में पैदा होना, ब्रदरहुड और ये सब बेकार चीजें हैं। वो कहती है मैंने रिसेंटली सुना जनरल फॉरबिडन आर्मी के कि थर्ड प्रिंस जो यो हाइनेस जो है वो जी युआंग को हर रात को अपने पैलेस पे बुलाते हैं, मतलब कि यो हाइनेस यानी किंग की बात कर रहे हैं। और रूमर ये है कि जो एम्पर जो है वो चाहते हैं कि गद्दी जो है वो 6th प्रिंस को मिले, ना कि थर्ड प्रिंस को। वो कहता मैं समझ सकता हूँ क्या हो रहा है। हाँ मेरी बात सुनो, तुम लोग इस सिटी को छोड़ के यहाँ से चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और तुम लोग कैनेज सिटी के अंदर चले जाओ, मेरे फादर की लुओ फैमिली आर्मी को ज्वाइन करो। मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को जल्दी मतलब रेस्क्यू कर लूंगा, जब मैं उनको बचा लूंगा तो मैं उनको भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। प्रिंस को लगेगा कि तुम लोग यहाँ पे मारे जा चुके हो, और फिर उसका मेरे में इंटरफेयर होगा, तुम्हारे रिलेटिव ज्यादा खतरे में नहीं आएंगे, और जैसे ही मैं बच जाऊंगा मैं उन्हें मिलेगा, मैं तुरंत तुम्हारे रिलेटिव्स को बचा के उनको तुम्हें रीयूनाइट कर दूंगा। वो था आपका शुक्रिया। वो कहता ये समय नहीं है शुक्रिया अदा करने का, चलो यहाँ से। वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे इतना कूल बनेगा क्यों एक्टिंग कर रहा है। वो तो मैं यहाँ की सिचुएशन समझ सकता हूँ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो इसलिए इस वक्त हमें जल्द से यहाँ से इन सब चीज़ों से विड्रॉ करके यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि जो ये बीस्ट के जो मटेरियल अभी हमारे हाथ में है ये काफ़ी है, हमें यहाँ पे ज़्यादा रुकने का समय नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उस घोस्ट प्रिंस को मारना चाहूँगा जो मेरे दोस्त को मारना चाहेगा। वो तो क्या? और हमामेट याद करता है जब वो एकेडमी में हुआ करता था तो सभी लोग उसे परेशान करते थे कि तू वर्ती नहीं है, तू एकदम बेकार है, तू बस एक जनरल का बेटा है। पर लेकिन देख तू यहाँ पे हमारी रॉयल एकेडमी में पढ़ता है और तू एक लूजर है, तू किसी काम का नहीं है। बाकी एकेडमी के लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, वो उसे मारते हैं। तब 6th प्रिंस आके उसे बचाता है कि ये हमारा क्लासमेट है। लुओ तुम ठीक हो? वो तो हाँ।
होता है यार ये कितना बेवकूफ़ प्रिंस है, कितना सॉफ्ट हार्टेड है यार, इस जैसे का होना यहाँ पे शर्मनाक चीज़ है। सभी लोग हंसने लगते हैं। होता ओके तुम टेंशन मत लो, तुम कोई लूजर नहीं हो। तभी वहाँ पे थर्ड प्रिंस आता है। वो कहता है भैया, पर लेकिन वो उसे थप्पड़ मारता है कि तुम्हारे पास रॉयल सन, तुम्हारे पास रॉयल ब्लड है, पर लेकिन तुम एक लूजर के साथ हैंग आउट कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, ये हमारे रॉयल फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा डिग्रेस की बात है। उधर लुओ टियांग मेरा दोस्त है, वो उसे घूरता है कि एक मिट्टी के बर्तन की कीमत बस एक गरीब जानता है तुम जैसा। हमामेट को बहुत गुस्सा होता है। वो थे कि जी वांग और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं हमेशा से। पूरी सिटी जब मेरा मजाक उड़ाती थी तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो तो लेकिन वो गोस्ट प्रिंस है, वो कोई लो लेवल नहीं है, वो एक प्रोफेशनल असैसिन है। वो तो पावरफुल है, हमसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बराबर का डिलम का मास्टर भी अगर आए ना तो मेरे को डर है कि वो उसको भी हरा देगा। भाई हम डेंजर में पड़ जाएंगे। द काइजू सही कह रहा है, उसके सिटी के ऊपर रश करना ये हमारे लिए गलत है। हमें किंग सिटी के अंदर जाके एम्पर को इस बारे में बताना होगा, ये सही रहेगा। वो तो नहीं, लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेट। तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाके उसे मारूंगा। होती मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। होता तुम क्या कह रही हो? देखो पहली बात तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, दूसरी बात मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। होता क्या तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे नहीं करते पर मैं तो करती हूँ। होता हाँ मैं भी, अगर तुम मर गए तो भाई मेरे को खाना कौन देगा? मैं भी आऊंगा। होता देखो अब कुछ हार जीत की बात तो नहीं है, पर लेकिन तुम एक नॉर्मल मैन हो, युआन कंट्री के सबसे पावरफुल साइड है ना, पैसा कमाने जैसा चीज़ है। सो ऑलराइट मैं भी आऊँगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है, तुमने मेरी मदद की। होता ऑलराइट चलो तो हम देते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता मैं सुन सकता हूँ थर्ड प्रिंस जो है वो ऊपर की तरफ गए हैं, वो ऊपर की तरफ गया है। वहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग पावरफुल महसूस हो रहा है। उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक कॉप्स भी है, हमें उससे डिस्ट्रैक्शन बना के रखनी होगी। वो थर्ड फ्लोर पे गया है। वो थर्ड फ्लोर पे क्यों गया आखिरकार? उसे तो किंग सिटी जाना चाहिए किंग को मारने के लिए। वो कहता है वो तो पता चल जाएगा जब हम वहाँ जाएंगे, चलो थर्ड फ्लोर के ऊपर। वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। वो कहता है ये भी एक्सप्लोरर टीम में से एक है। वो 1 2 3 इंक्लूडिंग थोड़ी बहुत ही है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सभी लोग तो मारे जा चुके हैं एक्सपेक्ट। वो जरा ध्यान से सामने की तरफ देखो, हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लैक गोब्लिन किसी को खा रहा होता है। वो ये ब्लैक गोब्लिन है, जरा दूर रहो, ये यहाँ का सबसे पावरफुल है। इसका मतलब है कि हम थर्ड प्रिंस के आसपास ही हैं। जब हम थर्ड प्रिंस से एनकाउंटर करें तो थर्ड प्रिंस के पास ऐसे बहुत सारे होंगे, तो तुम लोग उनसे लड़ना, मैं थर्ड प्रिंस से लड़ता हूँ, ठीक है? थर्ड प्रिंस वो आज नहीं बचेगा, एक ही ब्लो में उसे मार दूंगा। और हमारा मेट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, उसे एक ब्लो में मार देता है। ये देख के वो कहता है कि जरा ध्यान से। तभी हम देखते हैं एक पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी देखते हैं लड़की जो होती है वो उसे वहाँ पे बचा लेती है। तुम इतने ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते। अगर इस प्रकार से तुम रहे तो तुम थर्ड प्रिंस से कहाँ से फाइट करोगे? होता हाँ तुम्हारा शुक्रिया। वो कहते कमीने, एक दिन मैं तेरे को भीख मंगवाऊंगी मेरे से शादी करने के लिए। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं और वो जाने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहता है कि वहाँ पे आगे लाइट दिख रही है। होता लगता है वहाँ पे कोई हो सकता है, पर ये गोस्ट प्रिंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करता है, अंधेरे में वो देख सकता है। चलो दिखते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया द लेजेंडरी सीक्रेट ट्रेजर ऑफ द हिडन गोस्ट सिटी का। ये सच में मुझे बहुत पावरफुल बना देगा। ये उस ओल्ड विच का 10,000 साल पुराना मैप है, द सी क्राउन चार्ट। अब ये मेरा हुआ। यस मेरी यंग फैमिली बहुत पावरफुल बन जाएगी। होता है कि सी क्राउन चार्ट ये क्या होता है? वो होता है सी क्राउन चार्ट जो है वो एक बिगेस्ट फिगर आउट है। रूमर करते हैं कि ये एक ट्रेजर मैप है जो कि मोस्ट पावरफुल उस ओल्ड लेडी द्वारा बनाया गया है। इस रोल के बारे में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन भी है। वो मोस्ट ट्रस्टेबल और रिलायबल स्टोरी ये है कि उस विच ने 300 सबसे पावरफुल विजार्ड की आत्माओं को इस चार्ट के अंदर डाला है। मतलब 300 ये कुछ ज्यादा नहीं है? होता है कि ज्यादा नहीं है। आई थिंक तेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। एंशिएंट विच ट्राइब जो है ना, उनका एक आदमी 100 आदमियों के बराबर था और इसके अंदर स्पिरिचुअल बॉडीज बहुत सारी है। तो तू को देख सकता है और उनका मास्टर किस लेवल पे होगा। वो मर नहीं सकते, उन्हें मार नहीं सकता, उनकी पावर हद से ज्यादा है। होता ओह तब तो ग्रेट। वो कहता है यदि अगर थर्ड प्रिंस के हाथों ये 3,300 विच ट्राइब के लोग लग गए तो मुझे डर है उसे डील करना लुओ फैमिली के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। वो सबसे पहले मेरी फैमिली को ही खत्म करेगा। तभी वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो। वहां पे हम देखते हैं गोस्ट प्रिंस आता है कि चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस विच ट्राइब के मैं आपको हाथ लगाने की? ये तो मेरा है, पर लेकिन इसे तब तक नहीं छू सकते जब तक जिसके पास विच ब्लड लाइन ना हो। चलो तुम मेल्ट हो रहे हो। होता वर्ल्ड कहते हैं कि सी क्राउन चार्ट जो है वो सिर्फ उसे ही हाथ लगाने देता है जिसके पास उसकी ब्लड लाइन हो। होता है भाई लोग अब तुम लोग कब तक छुपे रहोगे भाई, बाहर नहीं होगे? होता इसने ढूंढ लिया। होता जाओ उसे लेके आओ, मुझे चाहिए क्योंकि वो हमारे ब्लैक फैमिली के मेंबर बनेंगे। होता तुम लोग फैल जाओ। हम दे दिया। मामेट वहाँ पे अपने तलवार लेके वहाँ पे सीधा प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहता स्नीक अटैक, आई लाइक दैट। वो थे क्या कोई ब्लड नहीं, कोई दर्द नहीं, ये तो सच में एक गोस्ट है। और उसके ऊपर अपनी नुकीले हड्डियों से वार करता है। वो कहता है बड़े तेज हो और उसके ऊपर उसकी हड्डियों को काट देता है, पर लेकिन वो तुरंत हड्डियों को उगा के
हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने देता है और वो हड्डियां हमारे मेन कैरेक्टर के आर पार कर देता है। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं लुओ टियांग। हम देते हैं वो लोग जैसे घबरा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर ब्लैक गोब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि सच में यार मुझे मज़ा नहीं आया तुम्हारे साथ खेल के, मुझे लगा कि मैं मज़ा आएगा, पर मामेडो उसके हॉर्न्स को वहाँ काटता है और उससे दूर होता है। वो कहता है कि तुम कोई लिविंग पर्सन नहीं हो। वो वहाँ हंसता है। वो कहता है कि मरे हुए लोगों से तुम बात करके क्या ही करोगे, और यदि मुझे भी मरे हुए लोगों से बात करना अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो कहता है कि तुम एक ये फिजिकल बॉडी नहीं है, तुम हाफ मैन हाफ, तुम आधे मरे हो, आधे इंसान हो, क्या हो तुम। वो गुड गुड। लोग कहते हैं कि मेरी घोस्ट बॉडी बड़ी वियर्ड है, पर लेकिन तुम वो पहले पर्सन हो जिसने सच्चाई को देखा है। मैं तुम्हें अब मारना नहीं चाहूँगा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे एक ब्लैक गोब्लिन बन जाओ, मुझे कंपनी दो। और उसके अंदर पॉइजन डालने लगता है। वो तो इनके अंदर पॉइजन था। वो तो हाँ, मैं पॉइजन की बहुत प्रैक्टिसिंग करता हूँ, विच क्राफ्ट के ऊपर मैं बहुत बिलीव रखता हूँ, जबकि ये लो रैंक की है, पर फिर भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेल्स जो है वो बॉडी को चेंज कर देते हैं। हर दिन मेरी बॉडी चेंज होती है, हर इंच, और फिर धीरे धीरे ये बॉडी तुम्हारे अंदर भी जाने लगेगी। हमारा मेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे डिटॉक्सिक करने लगता है। उधर डोंट वरी, तुम्हें मैं टॉर्चर नहीं करने वाला, ये ब्लड धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जाएगा और तुम धीरे धीरे गोब्लिन बन जाओगे। पर हमारा मेट वहाँ अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिस समझते वो बच जाता है कि बाप रे ये तो एक बीस्ट हो रहा है, सुप्रीम बीस्ट हो रहा। और हमारा मेट अपनी पावर को वहाँ पूरी तरीके से रिलीज करता है कि सोल डिवोरिंग लो को। और हम देखते हैं वो अपने वहाँ पे पावर का क्लोज बनाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो होता है क्या, और वहाँ पे वो गायब हो जाता है। ये देख के वो कहता है क्या, और हम देते हैं वो वहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल बड़े बड़े हाथों को बड़ा कर लेता है, क्लोज बनाता है और उनसे लड़ने लगता है। हम देते हैं वहाँ पावर का जोरदार विस्फोट होता है, जिससे वो लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहता है कि ये क्या है, होता है कि स्ट्रांग हो पर काफ़ी नहीं हो। मतलब मेरी बॉडी पूरी कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो रही है, ये टॉक्सिक मेरे ब्रेन तक पहुंच रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो मैं भी इनमें से एक बन जाऊंगा, मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। डैम इट, क्या मैं इसी प्रकार से मरने वाला हूँ। वो कहता मज़ा आ रहा है मुझे, और उसका आवाज़ भी गला पकड़ लेता है कि सच ए पावरफुल टेक्निक, बट लेकिन तुम इसकी आधी पावर भी अब इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और उसको गला दबाने लगता है और मामेट वहाँ अनकॉन्शियस हो जाता है। हम देते हैं वो कहता है इसका काम तो हो गया। और हम देते हैं मामेट अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस माइंड में होता है। वो कहता सच में ये बहुत बेकार है कि मैं इस प्रकार से मर रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे वो ब्लैक स्टोन के अंदर से पावर आने लगती है। वो कहता है कि मैं इस प्रकार से नहीं मर सकता, बिना अपने बदला लिए, बिना अपने परिवार अपने दोस्तों को, इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस प्रकार से नहीं मरना चाहता। देखते हैं क्रिस्टल के अंदर से वहाँ पे एक लड़की निकलने लगती है। वो कहती है कॉन्सेंट्रेट करो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे, अपनी स्पिरिट पे, उसे डाउन मत होने दो। वो तो तुम कौन हो, होता है कि इस वक्त मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसे मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा, उसे अच्छे से मोटिवेट करना होगा। और हम देखते हैं वो उसके अंदर अपना चक्रा डालने लगती है, जिसको देख के हम देखते हैं उसके शरीर के अंदर, हमारे मेकेटे के शरीर के अंदर वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी सही ढंग से वापस फ्लो होने लगती है, जिससे हम देखते हैं वो पॉइजन जो है वो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे सप्रास होने लगता है। उसके शरीर के अंदर से एक लाइट आने लगती है। वो तो याद रखना तुम नहीं मर सकते, क्योंकि तुम्हें मरने से, जीने से पहले तुम्हें वैसे भी मरना ही तो है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है कि तो अब तो मेरे परफेक्ट कॉप बनने वाले हो, वो आर द बेस्ट थिंग फॉर मी। तभी हमारा मेट अपनी गर्दन झटकाता है। ये देख के वो कहता है कि वेट, ये तो मरा नहीं है। और हमारा मेट अपने अंदर से अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख के वो कहता है कि इसके अंदर से इतनी ज़्यादा पावर का एक्सप्लोजन ये कहाँ से आ रहा है, बाप रे। हम देखते हैं हमारा मेट वहाँ पे अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। ये देख के हम देखते हैं उससे दूर होता है, पर हमारा मेट उसके ऊपर अपने पूरे पंच देके उसके ऊपर बढ़ जाता है। ये देख के वो कहता है कि बाप रे डिसअपियर कहाँ गया। और हमारा मेट उसके अचानक से उसके पीछे आके उसके ऊपर अटैक करता है, उसके मुंह के ऊपर। और हम देखते हैं वो दूर जाके गिरता है और हमारा मेट लगातार धड़ाधड़ पंचेस पे पंचेस उसके ऊपर बरसा देता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। हमारा मेट वापस उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो वापस उससे जोरदार हिट होता है, वो दूर जाके गिरता है। हमारा मेट कहता है कि मरो मरो। वो कहता है कि वाह मजा आया, और अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता है तुम सच में बढ़िया हो किड, तुम वो पहले बंदे हो जो कि सच में मेरे पावर से बहुत ज़्यादा नलीफाई हो चुके हो, इंक्लूडिंग तुमने मुझे मारने तक की कोशिश की। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, तो एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारूंगा। और हम देखते हैं वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। हम देखते हैं उसके अंदर से एसिडिक पॉइजन निकलता है और हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमारे मेट से अटैक करता है, पर हमारा मेट वहाँ पे हिलता नहीं है। वो उसके न्यूक्लियर दांत को वहाँ पे पकड़ लेता है और हम देखते हैं ये देखिए वो कहता है कि क्या चलो अब मारने के लिए तैयार। पर हमारा मेट कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, और उसका थोबड़ा पकड़ के, उसको जबड़े से पकड़ के उसे वहाँ बीच में से फाड़ देता है और उसका दिल निकाल लेता है। होता नहीं नहीं नहीं।
और हमामेटा उसके दिल को वहाँ कुचल देता है, जिससे हम देखते हैं वो वहाँ मेल्ट हो जाता है और वो जो गोस्ट प्रिंस है वो वहाँ मर जाता है। हमामेटा बहुत गुस्से में होता है, सो वो रुकता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उसके जो ब्लैक सोल्जर्स जो होते हैं, ब्लैक ज़ॉम्बीज मतलब ब्लैक गॉब्लिन्स, वो उनके ऊपर अटैक कर होते हैं। वो होता है यदि इस प्रकार से चलता रहा तो हम मारे जाएंगे, ये बहुत पावरफुल है। और सभी लोग साथ मिलकर हमामेटा का नाम चलाते हैं। तो हमामेटा वहाँ पल भर में आता है और अपनी पाव का एक बार में इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं वो वहाँ सभी को जला के खाक कर देता है। हमामेटा अपने पावर से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ये देख के वो कहता है कि लूटियां, मैं जानता था तुम नहीं मरोगे। होता लकीली मैं बच गया। होता कि चलो इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम एक ब्रेव मैन हो। हमामेटा उसका गला पकड़ लेता है और हम देते हैं वो वहाँ पे उसे टॉर्चर करने लगता है कि वो वहाँ पे उसे मारने लगता है। वो उसे रोकने लगता है कि ये तुम क्या करे हो, अरे तुमने इसी प्रकार से करते हैं तो तुम उसे मार दोगे। वो उन दोनों को पीछे चटकाता है। वो कहता है कि मरो मरो। वो होता है लूटियांग, होता है कि रुक जाओ, मुझे डर है। लूटियांग इस वक्त अपने आउट ऑफ कंट्रोल में जा चुका है। यदि तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी जान से मार देगा। होता है कि तो इस प्रकार से बैठे नहीं रह सकते, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है। हमामेटा वहाँ बेहोश हो चुका होता है। वो बोलता एक मिनट, ये हिल नहीं रहा, कहीं ये मर तो नहीं गया ना। वो बोलता नहीं। वो बोलता चलो अच्छा है, ये मरा नहीं है, मेरा डर गया था। वो कहता कि ऑलमोस्ट मैं मर गई थी, इसने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था। जब आमतौर पर दूसरे लोग जब अपने आउट ऑफ कंट्रोल में होते हैं तो वो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, पर वो दूसरों को हर्ट नहीं करते। पर ये पहली बार है। वो होता है क्योंकि ये आखिरकार जिस चीज़ की प्रैक्टिसिंग करता है वो एक बीस्ट पावर है और बीस्ट पावर हमेशा व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ जाती है और बीस्ट हमेशा दूसरों पे अटैक करते हैं, खुद पे नहीं। ये पावर दूसरों पे अटैक कर रही थी और जब भी ऐसा होता है तो जो पर्सन जो है जो बीस्ट प्रैक्टिसिंग करता है वो अपने आप को एक बीस्ट मानने लगता है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाने लगता है। वो कहता है ये टेक्निक की प्रैक्टिसिंग करते हैं, क्या इससे कोई बुरा है? होता नहीं। वो कहता है कि इसके अंदर जो पावर है वो जो टॉनिक यानी कि वो टॉक्सिक वो लूटियांग की बॉडी से ऑलमोस्ट निकल चुका है, पर लेकिन उस पॉइजन ने इसके ब्रेन को पैरालाइज कर दिया था। वो कहती है कि उस प्रिंस का जो पावरफुल जो पॉइजन जो है वो बहुत पावरफुल था और थोड़ी क्या वो पूरी से जा चुका है, पर लेकिन अभी भी उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो इसके शरीर के अंदर है जो कि इसके शरीर को पावरफुल बनाता जा रहा है। वो होता है एनीवेज क्या इससे अब हम यहाँ से चले? वो होता है हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो उसे लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है कि कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दीबाजी क्या है। हम देते हैं वो लोग वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। होता है वाट ए बैड लक यार, एक मुसीबत से निकले नहीं दूसरी मुसीबत में फंस गए। वो होता है यार मैं गया। वो कहता है फरोगी, हाँ तूने पिछली बार में धोखा देखे यहाँ से निकल गया, तूने मेरे आदमियों की भी मार दिया। वो कहता है कि उस समय तो मैं निकल गया, इस समय भी मैं निकलना जानता हूँ। वो बोलता अच्छा पर तू कैसे निकलेगा? हम देते हैं फरोगी वहाँ पे धुआं फैलाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर लेकिन तभी हम देखते हैं गोस्ट फ्लेम उनके आगे आ जाती है। वो कहती है हिलो मत। वो वहाँ उन सबको रोक लेता है। होता है कि मिस यार ये इस बंदे की जिंदगी से खतरनाक है, हमें सबसे यहाँ से निकलना होगा। होता है ये गोस्टली फ्लेम है जो कि इस इविल मैजिक के द्वारा एक्सप्लोड हुई है, ये बहुत पावरफुल है, ये देखो इसके कांटेक्ट में आए तो ये हड्डियाँ तक गला देगा। होता है कि वाह लेडी तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज है, लगता है मेरी नज़र में मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया। वो कहता है सुनो मेरी बात, ये जो बंदा मेरी पीठ पे है ये है द जनरल लू कुंग का बेटा युआन शेन किंगडम का। यदि तुमने इसे हर्ट किया तो जनरल लू कुंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि अबे यार तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार से बाप का नाम लेने से क्या ये डर जाएंगे? वो कहता है कि लू कुंग का बेटा पर लेकिन वो इस गोस्टली सिटी के अंदर यहाँ क्यों आएगा एक्सप्लोर करने के लिए? क्या मजाक कर रहे हो? वो कहता है यकीन नहीं आता तो ये देखो ये है लुओ फैमिली का टोकन। वो कहता सच में ये तो सच में लू कुंग का बेटा है, इसे टच मत करना। वो कहता है कि चलो ये काम आ गया, शुक्र है कि इसके बाप ने इसका बहुत ज़्यादा नाम रखा है। वो कहता पर लेकिन लेडी तुम्हारा क्या? वो उसे एक टोकन देती है। वो कहता है हो माय द सेकंड यंगेस्ट लेडी ऑफ द ब्लड सेक्टर। मेरे को एक मौका चाहिए था तुम्हारी ग्रैंड मदर से मिलने का। द ब्लड 1000 एंड सेक्टर बहुत समय पहले मिला था मैं। वो कहते तो अब हमें जाने दोगे? वो द सेकंड लेडी ऑफ द ब्लड सेक्टर एंड लुओ फैमिली का बेटा, ठीक है तुम लोग जा सकते हो, पर लेकिन ये फरोगी ये नहीं। ये सुन के वो कहता है कि क्या ये तो गलत है। वो कहता है देखो ये हमारे साथ है तो नेचुरली ये भी जा सकता है। वो कहता है इसने हमारा एक ट्रेजर चुराया है हमारे गोस्ट बोन गर्ल का, ऐसे कैसे जाने दें? वो ट्रेजर जो कि मैंने ढूंढा था पहले, तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमियों को जान से मार दिया इस ट्रेजर के लिए और अब तुम इसके लिए मेरे पीछे पड़े हो। वो वहाँ पे उसके आसपास उसको आग में डाल देता है कि तो ये आग ये ट्रेजर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे चुपचाप वो ट्रेजर दे दो। पर लेकिन मिस सेकंड लेडी और लुओ फैमिली के बेटे के होने के नाते इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर बस मुझे वो ट्रेजर हैंड ओवर कर दो। हम देते हैं वो लोग उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो कहता दे दो यार। वो कहता ठीक है और वहाँ पे उसे ट्रेजर दे देता है कि ये लो। हम देते हैं वो उसे देता है। हो जाए नॉट बैड, ठीक है नेचुरली मैं अपना वादा पूरा रखता हूँ, ठीक है यहाँ से तुम लोग जा सकते हो। होता चलो चलो चलो। वो कहता ठीक है लगता है कि वो लोग चले गए, अब हम चलते हैं। ला 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 ला। वो कहता है कि क्या हुआ तुम खुश लग रहे हो, तुमने ट्रेजर तो उनको दे दिया यार।
वो बोलता अरे यार, तो बिजनेस कब तक समझा नहीं है? बिजनेस करने का एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है, और किसी को कुछ देने का भी एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है, जो कि तू नहीं समझ पाएगा। वो लोग मेरे लिए उस ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे थे, मैंने वो ट्रेजर उनको खाली बॉक्स दे दिया है, उनके अंदर बस एक फायर स्टोन है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोला फायर स्टोन यार, वो एक ग्रेट मटेरियल है फोर्जिंग तलवार के लिए। बोला तो हमसे तुम क्या हमें मरवाना चाहते हो? हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द, इससे पहले कि उनको पता चले वो हमें पकड़े। बोला डर क्यों रही हो? ये सब युआन शेंग कंट्री के टेरिटरी में है, वो लोग इतने बड़े पागल नहीं है कि वो लोग यहाँ के इतना बड़ा रिस्क ले। और वैसे भी एक और चीज ये देखो। वो कहता है क्या है? वो कहता है तुम खुद देख लो। वो कहता है एक मिनट, सी क्राउन का मैप, एक मिनट, ये सी क्राउन का मैप है, इसे सिर्फ विच टाइप के लोग ही हाथ लगा सकते हैं। वो कहता आई नो, देखो पढ़े लिखे लोगों के पास दिमाग होता है, बिना ब्लड लाइन का बंदा उसको छू भी नहीं सकता अपने नंगे हाथों से। पर मैंने कहाँ इसे नंगे हाथों से छुआ? मैंने तो इसे चुपचाप चिमटी से पकड़ के इसे बॉक्स के अंदर डाला है। मैं इसे बेच दूं तो मैं करोड़ों खरबों कमाऊंगा। वो कहता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, पर लेकिन सच में तुम बड़े इंजीनियस भी हो। वो तो सॉरी, पर लेकिन बेसिकली ये मेरा एक ऑपरेशन था। वो तो क्या कहा तुमने? ऑलमोस्ट हम सबको मरवा दिया था इस बेकार की सिचुएशन में, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी हमारे बेटे की वहाँ खांसी आने लगती है। वो तो एक मिनट, तुम लोग ये बकवास करना बंद करो, लूट यहाँ की बॉडी सब बहुत बेकार है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। हम लेते हैं वहाँ पे रेस्क्यू कैंप के अंदर, जहाँ पे वो उसे लेके जाते हैं। वो कहता है कि लूट यहाँ की जो बॉडी जो है वो सब कंडीशन बेकार है, जो टॉक्सिक जो है वो इसके मेन पावर को मतलब कि इंजर्ड करा है, इसके ओरा को इंजर्ड करा है, इसके हार्ट को इंजर्ड करा है, जिसके कारण इसका ओरा केओस्टिक हो रहा है। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो इसकी मेडियन और इसके ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। उधर क्या इसे ठीक किया जा सकता है? वो कहता है कि इसके ओरा को तो ठीक किया जा सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास नेचुरल ट्रेजर्स या फिर जड़ी बूटियां नहीं है, कोई एक्सपर्ट भी नहीं है जो कि ह्यूमन रिज्म पे हो, जो कि इसे ठीक कर सके। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग हमें जल्द से जल्द ये बात किसी को न किसी को बतानी होगी। हमें इसे जल्द से जल्द किंग सिटी में ले जाना होगा, जहाँ पे इसका इलाज हो सके। हम देते हैं सुबह वहाँ पे वो अपनी सबसे एक स्पेशल चीज उसे दे देती है, अपना एक एलिक्सर उसे देती है, वो भी किस करके, जिससे हम देते हैं वो खा लेता है। वो कमीने, ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ सेक्रीफाइस। वो कहता तुमने अपना ब्लड एलिक्सर इसे दे दिया, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे ब्लड सेक्टर के लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे? ब्लड एलिक्सर एक पावरफुल मेडिसिन है ब्लड सेक्टर की, जो कि हजारों बीस्ट के खून से बनाई जाती है। ये पिल जो है ये मेडियन और बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर इफेक्ट करती है, जिससे बंदे की जो रिकवरिंग है वो जल्दी हो जाती है। और तुमने इसे ये दिया है जिससे इसकी मेडियंस में पावर वापस जाएगी, जान आएगी, इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर की वापस फ्लोक्नेशन होगी। और यदि मैं गलत ना हो तो इसकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 10 to 20 लाख टेल्स भी हो सकते हैं। और तुम्हारा ब्लड सेक्टर इतना बड़ा कोई मेजर ईवल सेक्टर भी नहीं है, तो मैंने अपने लाखों रुपए बस एक बच्चे के तबाह कर दिए। होता है कि ये कोई मतलब कि बर्बादी नहीं है। इन फ्यूचर जब ये मुझसे शादी करेगा तो ये ब्राइड को देने वाला, मतलब कि हस्बैंड को, ब्राइड जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती है, ये वो है। वो कहता बच्चे तू कितना ज्यादा लकी है। हम देते हैं, वो जा रहे होते हैं। होता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे दी, बताओ मैं तुम्हें कितना पैसा दूं? होता है कि मुझे बस डावरी चाहिए, जब तुम मुझसे शादी करोगे तो ऐसे तुम मुझे दे देना कुछ भी, ठीक है, डावरी के रूप में। होता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है मिस, पर लेकिन वो उसे वहाँ पे अपनी दीवार से लगा लेती है। होता है तो अब बताओ, हमारे ब्लड सेक्टर के कुछ रूल है, मैं उस मर्द से शादी करूंगी जिसने मेरी जान बचाई है। यदि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, मैं रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बस तुम्हें मुझसे एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे प्रेग्नेंट करके यहाँ से तुम मुझे जा सकते हो, पर लेकिन तब तक तुम नहीं जा सकते जब तक हम दोनों के बीच में वो सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, ना ही कुछ हो। सुने मेरी बात। वो कहता है ये तो गलत है। होता है कोई गलत नहीं है। होता है देखो वो लोग यहाँ आ चुके हैं, आयरन फोर्टर कंट्री के वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ देखो लास्ट टाइम हम सब उसका इंतजार कर रहे थे। हम देते हैं, वो कहता है कि एक मिनट, द आर्मी ऑफ द आयरन फेदर किंगडम की यहाँ पे। वो देखिए चूसिंग तुम कैसे हो? हम देते हैं, वो वहाँ पे आता है, इसका नाम है चूसिंग, द थर्ड मास्टर ऑफ द लाइन ऑफ द आयरन फोर्टर किंगडम। ये अपनी क्यूआई रिफाइनिंग के पीक लेवल पे, एकदम पीक लेवल पे, यानी कि 9th लेवल पे है। वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्यूआई रिफाइनिंग के एकदम पीक लेवल पे है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। हम देते हैं, वो पीछे की तरफ देखता है। होता है क्या हुआ बाहर? होता है आयरन फोर्ट किंगडम का बंदे यहाँ आए हैं, लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो होता है अरे ये तो लुओ टियांग की कैरेज है ना, लुओ फैमिली की। वो कहता है कि हेलो सर, ये मैं हूँ। होता है कि हेलो मिस्टर लू, मुझे आपसे देख के मिलके बहुत अच्छा लगा, और दोनों एक दूसरे के राइवल भी होते हैं। हम देते हैं, वो घर आता है। होता है ब्रदर बाहर तो आज बहुत गर्मी है ना, मैंने सुना है एक टैलेंटेड एंड हैंडसम बंदा है जिसका नाम है चू, जो कि आयरन फोर्ट किंगडम से है, मुझे भी एक बज रहा है कि उसको देखना है।
मतलब क्या ही देखोगी, कुछ नहीं है उसके अंदर। देखो कुछ दिनों बाद चू एंड युआन कोंग के बीच में एक बैटल होने वाली है लोंगचुंग माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे मैं चाहती हूँ तुम मुझे वहाँ लेके जाओ। मतलब तुम बहुत एक्साइटेड हो उनको देखने के लिए, लगता है ठीक है। पर लेकिन इसे छोड़ो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यदि एक तरफ चू और एक तरफ मैं, हम दोनों अगर पानी में डूब रहे हो तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगी? वो मुझे स्विमिंग नहीं आती। वो तो कुछ भी बोले यार, तुम किसे बचाओगी? वो कि मेरी बॉडी तैर नहीं सकती, मुझे ठंडे पानी से डर लगता है। वो ये बता दो तुम किसे बचाओगी? वो ऑफ कोर्स मैं भाई तुम्हें ही बचाऊंगी। और वो उसे कुछ देता है। वो होता है कि ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट लेकिन एक क्यूट पेपर है जो कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं आराम करने। होता ठीक है क्यों नहीं, हम देते हैं। वो जाता है, वो कहता है कि एक मिनट तुम दोनों यहाँ पे क्या करे हो इतनी रात को? होता तुम कहाँ गए थे? होता मैं अपनी बहन से मिलने गया था। क्या हुआ? होता नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ बेड पे। होता मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम, क्या हुआ तुम्हें? वो होता कि वेल मैं बस ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहा था। तो मैं मुझे 20,000 टेल्स देने हैं उस टाइगर बीस्ट के लिए, 10,000 देने हैं फ्लेमिंग स्टोन के लिए, एंड और 10,000 देने हैं तुम्हें मुझे सी क्राउन मैप के। मैं टोटल करके 1,00,000 रुपये टेल्स तो कमा चुका हूँ इस ट्रिप के अंदर। पता तुमने मुझे फायर स्टोन और सी क्राउन बेचा था। कल वैसे ये सही है क्योंकि मैं मार्केट प्राइस है तो मैं 10,000 रुपये कम ही दे रहा हूँ। यानी कि जो फायर स्टोन है ना उसके 70,000 टेल है, और जो क्राउन सी मैप जो है ना वो मोटा मोटी 1,00,000 का। तो मान ही लो कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, डील बढ़िया है ना? मुझे 10,000 टेल काफी है क्राउन सी के लिए। वो तो साले तू अपने दिमाग से पैदल क्या 10,000 टेल? अब एक क्राउन सी के लिए इससे भी ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मुझे डर है तू उसे नहीं बेच पाएगा किसी को भी, क्योंकि मेरे और उसके हाई प्राइस के कारण। तुम्हें पता ना क्राउन सी मैप की क्या रेपुटेशन है, छोटी मोटा नहीं है वो। यदि ये चीज इविल हुई तो तुम्हें लगता है कौन आएगा और कौन लेगा उसे? होता है थर्ड प्रिंस, मैं जानता हूँ। होता हाँ तुम जानते हो, तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो बच्चे। होता लुओटियांग सच में गुड है। ग्राउंड सी मैप जो है वो सिर्फ विच ब्लड लाइन के द्वारा ही ओपन होगा। और यही बात करूँ बिजनेस की तो मैं इस वक्त भेड़िया के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, और वही बात करूँ शेर की तो शेर तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मतलब कि थर्ड प्रिंस मुझे कच्चा चबा जाएगा। उससे बिजनेस करना मतलब अपनी जान को खोना। इस वक्त मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लुओ फैमिली, फर्स्ट फैमिली है जिसने ये रिफ्यूज किया है। इनकी रेपुटेशन तो सच में बहुत ज्यादा है। लुओटियांग के अंदर पावरफुल पोटेंशियल है। मे बी आई थिंक ये फ्यूचर में ज्यादा सक्सेस होगा थर्ड प्रिंस से भी ज्यादा। ठीक है मैं तुम्हें 30,000 तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है यदि इससे तुम्हें ज्यादा लगता है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उधर ठीक है ये सेटल रहा। टोटल के 60,000 टेल्स। ओके मैं कल तुम्हें दे दूंगा। हम देते हैं लोंगचेंग माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। वो कहता है कि ये कल्टीवेशन यहाँ पे मेनलैंड में होने वाली ये तो कुछ नहीं है। मैंने तो इससे भी ज्यादा पावरफुल देखे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे यंग जीनियसेस भी है, और वहाँ पे भी है जो कि ऑलरेडी ह्यूमन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं 15 साल की उम्र में। वो कहती है कि भैया ये दीदी कौन है, मुझे इनका नाम नहीं पता। होता है मैं तुम्हारे भाई की होने वाली। पर वो कहता है कि ये मेरी दोस्त है जो कि मुझे गोस्ट सिटी के अंदर मिली थी एडवेंचर में। सुनो यदि तुमने बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। होता बकवास करना, हाथ हटाओ अपना। होता देखो चू यहाँ पे आ चुका है। होता है वाह ये यहाँ आ गया। हम देते हैं वहां पे वो एंट्री मारता है और वहां पे कॉन्ग भी एंट्री मारता है। दोनों एक दूसरे दोनों बैटल के लिए तैयार होते हैं कि हम दोनों तैयार हैं। वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं, और दोनों के बीच में बैटल शुरू भी हो जाती है। होता वाह मुझे मजा आ रहा है। ठीक है तो चलो, मैं इस चीज का बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दोनों बड़े धमाकेदार फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं चू भी उसके ऊपर अपना एक जोरदार अटैक करता है, पर वो वहां पे हम देखते हैं अपना ठंड का अटैक करता है उसके पूरे अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। वहां धमाका होता है। होता है कि ब्लैक स्मोक। वाह हम देखते हैं वो उसके ऊपर वापस अपना ठंड का अटैक करता है, और हम देखते हैं चू वहां थोड़ा बहुत जख्मी होने लगता है। वो कहता चू ऑलरेडी हार चुका है। वो कहता मुझे नहीं लगता। होता हार चुका है यार, चलो चलते हैं। वो कहता भैया मुझे देखना है। वो कहता है यार। जहाँ पे हम देते हैं चू उठ खड़ा होता है कि वाह तुम मुझे मारना चाहते हो इस ब्लैक स्मोक से, पर ये काफी नहीं है। और हम देते हैं वो अपनी फैन लेके अपना पंखा लेके उसके ऊपर टूट पड़ता है। होता है मैंने कहा था ना मैं जजिंग में बढ़िया हूँ, बस तुम ही तो मुझे नहीं समझ पाए। होता हाँ तुम सही हो। होता तुम्हारे स्टोन का कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? होता हार और जीत में किसी क्या पड़ा है, इनसे हमारा कुछ लेना देना है। इनको इस प्रकार से देखना है बैटल, ये ठीक है। पर लेकिन तुम्हें पता है इनके पास बहुत सारे मैजिक वेपन और एलिक्सर्स हैं। ये सुन के वो कहती क्या? वो कहता है कि युआन कोंग का जो ये ब्लैक स्मोक है ये काफी नहीं है, ये ज्यादा डैमेज नहीं देगा, पर लेकिन ये तो एक ही राउंड है। चू जो है वो इस वक्त बहुत बुरे मूड में जा चुका है, और युआन कोंग बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं भी आई थिंक युआन कोंग यही तो चाहता है। उसके पास मैजिकल ट्रेजर्स है, एलिक्सर्स है, स्पिरिचुअल स्टोन्स है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को फिर से रिकवर कर लेगा इन अर्ली स्टेज। ये देखना नोटिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक लो फ्लोज को पता करना। बट एक बार अगर तुम लास्ट लेट स्टेज तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर, विक्ट्री के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। और इसमें देख सकता हूँ
चू ऑलरेडी ये बैटल हार चुका है। हम देखते हैं उनकी फाइट इसी प्रकार से चल रही होती है। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लिए एक पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। चू वहाँ पे अपना ब्लैक रैंक लो लेवल का स्पेल इस्तेमाल करता है, द ब्लैक थंडर का। ये देखिए लोग कहते हैं कि वाह चू ब्लैक लेवल की स्किल इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे जो कॉन्ग जो होता है वो भी अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है कि ब्लैक रैंक लो लेवल स्पेल द रेड ड्रैगन स्पीयर। ये देखिए वो कहता है कि बाप रे ये तो ब्लैक रैंक की लो लेवल की स्पेल है यार, इन दोनों के पास है। यदि इन दोनों को बेच दिया जाए तो आज 2-3 दिन का मतलब कि खाना फ्री मिलेगा। ये मैं आंखों देखी देख रहा हूँ। वो कहता है कि इसमें क्या ही बड़ी बात है। वो कहता है कि शुआंग किंगडम के अंदर ब्लैक रैंक की लो लेवल की स्किल भी बहुत प्रीशियस होती है, और ये ब्लैक रैंक की लो लेवल की स्किल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 4C मार्शल आर्ट पैविलियन के अंदर ही मिल सकती है। ओपन ये लोगों को नहीं दिया जाता, ऑर्डिनरी लोगों को। युआंग कोंग मार्क्यूस का बेटा है, वो मार्क्यूस फैमिली से बिलोंग करता है और एब्सोल्युटली वो रिच है। पर लेकिन वहीं बात करूँ चू, तो चू के लिए मुश्किल है। पक्का ये सब कुछ उस थर्ड प्रिंस का किया तरह है। वो हरामी आदमी हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। हम देते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं कि तुम मरो, और हम देते हैं दोनों का अटैक एक दूसरे के ऊपर भिड़ रहा होता है। पर लेकिन हम देते हैं कॉन्ग जो होता है वो एक पिल खाता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी वापस रिकवर हो जाती है। कॉन्ग का अटैक ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देख के वो कहता है कि इसके पास ब्लैक रैंक की स्किल है, पर लेकिन इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है। इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर लिया। हो नो, मैं गया। और हम देते हैं वो स्प्रेड जाता सीधा उसके ऊपर जाके लगता है, जिससे हम देते हैं वो डैमेज हो जाता है। उधर देखने से ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। वो कहता है कि अभी जंग खत्म क्या हुई है। उधर ठीक है तो, और वो अपना स्पेयर उसके आर पार कर देता है। वो कहता है कि सक्सेस और फेलियर ये ऑलरेडी डिसाइड होता है, और हम देते हैं वो वहाँ पे उसे हरा देता है, उसे नीचे गिरा देता है। ये देखिए लोग कहते हैं कि नहीं चू तुम मर नहीं सकते। मतलब भैया वो मर नहीं सकता, उसकी मदद करो। वो कहता है कौन से, यही तो एक्सपेक्ट था, एक रथलेस एंड शेमलेस थिंग। और मामेडो जाता है उसे बचाने के लिए, उसे बचा लेता है। वो कहता है कि मिस्टर लू आपका शुक्रिया। वहाँ कौन आता है। वो कहता है कि अपनी औकात में रहो और अपने काम से काम रख। वो उसे इग्नोर मारता है। होता लू टियांग मत बोलो कि तुम आके कहा हमारे युआंगशेंग किंगडम के मेंबर हो। वो कहता है कि मैं भले ही मेंबर हूँ पर तुम्हारी तरह रथलेस एंड बेकार तो नहीं हूँ ना। ये देखिए सभी लोग हमारे लुओटियांग का सपोर्ट करने लगते कि हाँ हम लुओटियांग के सपोर्ट में हैं। युआंग को सच में तुम्हारी फैमिली बहुत बेकार है, तुमने हमारी चू फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की, तुम एकदम बेकार हो। ये सुन के हम देते हैं उसे गुस्सा आता है कि लुओटियांग तेरे में अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक स्पेयर मैच करे लाइफ एंड डेथ का, और इस समय मैं तुझे बताऊंगा कि किस में कितना दम है। तेरे में है इतना दम? अगर मौत से डरता है तो आ जा। और इसी के साथ ये मानवा यही खत्म होती है, मतलब कि एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ तुम लोग मेरे को वो रिलीजन को लेके बहुत मतलब कि डिसअपॉइंट कर रहे हो, मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। पहली बात मुझे कहीं पे भी वो क्लिप ला के दिखा दो जिसमें मैंने ये बोला है इस्लाम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा। भाई मेरे को मेरे माँ बाप ने मेरे को मेरा धर्म ये उल्टी चीजें नहीं सिखाता है। ये तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता होगा, मेरा धर्म कभी नहीं सिखाता, समझे। क्योंकि बाप कभी भी ये नहीं कहता कि लो बेटा तू दूसरे बच्चों की जाके रिस्पेक्ट कर, समझे। मेरे को मेरे पिताजी ने कभी ऐसा नहीं सिखाया है, समझे। ये तुम लोग जो बोल रहे हो ना, ये जो उस छिले हुए चिलगोजे ने बोला है ना, तो उसको बोलने दो। मैंने कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है, समझे। मेरे को वो क्लिप वो सबूत ला के दिखा दो जो मैंने बोला है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान और उसकी जनता के बारे में बोला है। यदि अगर तुम्हें तब भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बोला है ये सब, तो मेरे को वो क्लिप ला के दिखाओ। मैं तैयार हूँ। यदि तुम मुझे मेरी गलती दिखा दो कि भाई तेरी यहाँ गलती है, तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।